हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में, जहां पर कर रहे हैं एडवांस अकाउंट्स के फास्ट ट्रैक बैच की शुरुआत। ये सेशन हमारा यूट्यूब पर लाइव रहने वाला है, तो यूट्यूब पर भी जितने दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, जो बच्चे इस सेशन में आए हैं, उन सभी को भी एक बार हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। आज सुबह हमने FM/SM का लेक्चर नंबर 1 फास्ट ट्रैक बैच का कर लिया, और बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का भी एक लेक्चर हमने जो है फास्ट ट्रैक बैच का यूट्यूब पर लाइव लिया था। और अब जो है बारी आ गई है एडवांस अकाउंट के फास्ट ट्रैक की। आ जाइएगा। सो एडवांस अकाउंट, इससे पहला जो लेक्चर था, जो लेक्चर 1 था, जिसमें सारी डिटेल में बातचीत करी थी, मैंने उसके अंदर आपको ये बताया कि भाई अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट दो सब्जेक्ट होंगे से ओल्ड सिलेबस दे विच। उन्होंने कहा यार ये नवंबर 2023 तक तो ठीक है, लेकिन मई 2024 से चलेगा ना, बच्चों को खुशखबरी दे देते हैं। 8 पेपर की बजाय 6 पेपर कर देते हैं, 2 अकाउंट्स की बजाय 1 कर देते हैं, और बच्चे कह रहे यस, बच्चे कह रहे यस, हम जीत गए, 8 से 6 पेपर हो गए, अब देखो हम जल्दी जल्दी पास हो जाएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट कहता है तू मेरे को जानता नहीं है, मैंने उस 8 सब्जेक्ट को 6 में ही एडजस्ट कर दिया है सिलेबस किसी ना किसी, और खासकर ये अकाउंट्स के लिए तो भाई पूर्ण तरीके से हो जाता है। इतना इतना वास्ट सिलेबस अकाउंट्स का कर दिया गया, जहां पर वो कहते भाई जो हम ग्रुप 1 में एएस पढ़ाते थे वो भी पढ़ाएंगे, जो ग्रुप 2 में एएस पढ़ाते थे वो भी पढ़ाएंगे, और कहते धप्पा सरप्राइज, जो ना हम ग्रुप 1 में पढ़ाते थे ना ग्रुप 2 में पढ़ाते थे, हम वो भी अब तुम्हें पढ़ाएंगे। और कह रहे सिर्फ एएस थोड़ी पढ़ाएंगे, चैप्टर्स भी तो करोगे ना। किसी ने पूछा चैप्टर्स कितने, कहते कुछ नहीं, बस 3-4 चैप्टर है वो कर लेना। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, रीजन अभी बताऊंगा। चैप्टर्स भी ऐसा कोई 3-4 नहीं है, अच्छे खासे बड़े बड़े चैप्टर भी हैं हमारे पास। चलो एनी हो, हमें तो भाई सब चीजें करनी है, सीधी सी बात ये है। सो हमारा स्टाइल कुछ ऐसा रहेगा, हम पहले चैप्टर्स की कवरेज करेंगे और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर आ जाएंगे, उसके बाद एएस करेंगे, राइट। इससे पहले कि हम सीधा चैप्टर पर धड़ाम से भाग जाएं, उससे पहले हम अपने सिलेबस की एक बाउंड्री फिक्स करेंगे, समझेंगे कि हमारा सिलेबस किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, और उसके बाद जो है फॉर्मली चैप्टर 1 की शुरुआत जो है चैप्टर नंबर 1 के पुत्र कर लेंगे। जब हम सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं एडवांस अकाउंट, बच्चा कहता है एडवांस, अच्छा ये अकाउंट्स मतलब एडवांस लेवल का है। ऐसे कोई ख्याल मन में लाने दे लोड नहीं है, सब्जेक्ट अकाउंट्स है, उसको अकाउंट्स कह लो, अकाउंटिंग कह लो, एडवांस्ड अकाउंट्स, एडवांस्ड अकाउंटिंग, कुछ भी कह लो। सिर्फ नाम में एडवांस डालने से एडवांस नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो जब इस सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग। वैसे ही ये जो है ये है पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां पर फाइनेंस के नेचर की, फाइनेंशियल की अकाउंटिंग जो है की जा रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी? वही जो क्लास 11वीं 12वीं से स्टार्ट हो जाती है, जहां पर हम कहते हैं कि हमें सारे रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा रखने, और फिर ईयर एंड पर हम ट्रेडिंग पे एंड बैलेंस शीट में जो है चीजों को सजाकर दे देंगे। नॉर्मली तो अकाउंट्स का मतलब यही होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यही बात जो है हमारे साथ करते हैं कि भाई सेट नेचर के फॉर्मेट्स रहेंगे, उस प्रकार से आपको चलना होता है। जब हम पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, जब पुराना सिलेबस होता था तो एडवांस अकाउंट के अंदर नॉर्मली कॉर्पोरेट्स, कंपनीज के चैप्टर्स रखे जाते थे, और जो ग्रुप 1 में होते थे, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वहां पर कंपनीज होती थी, वहां पर किसी भी तरह से आप बिजनेस कर रहे हो तो भी हो जाता था। मतलब मान लो आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप पार्टनरशिप फर्म हो, तो वहां की बातें भी कर ली जाती थी। जैसे कि मान लो ब्रांच अकाउंट है, अब किसी ने ये नहीं बोला कि भाई तुम्हें कंपनी ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। मान लो मैंने एक बिजनेस खड़ा कर दिया, मैंने कंपनी बनाई नहीं, मैंने एक हेड ऑफिस बना लिया, इतनी सारी ब्रांचेस बना दी, तो चल सकता है भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो सिलेबस अब कर दिया गया, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि सारे कंपनीज या कॉर्पोरेट्स के चैप्टर हैं, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। चलिए जी, कोई बात नहीं, हम सीधा चलते हैं फॉर्मल मैनर में, अपना सिलेबस जो है सबसे पहले उसे मैप करते हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 दियां गल्ला आपा स्टार्ट करांगे बड़े चंगे तरीके नाल। ये लीजिए जी, आपा सब्जेक्ट दा नाम ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, एडवांस्ड अकाउंटिंग। एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, वी मैप दी सिलेबस, वी आर मैपिंग द सिलेबस। मैंने आपको क्या बोला, इसके अंतर्गत पुत्र when I talk about the syllabus is composed of two things। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਬਈ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਚੈਪਟਰਸ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया तरीके से सारी कवरेज करेंगे, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे आपके मन में, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप जिस जिस तरह से मैं कराऊंगा चीजें उस तरह से करते रहना, मेरे साथ लगे रहना, पेपर में आराम से निकलवा दूंगा बढ़िया नंबर से। सिर्फ पेपर निकलवा दूंगा नहीं, अच्छे नंबर से पेपर निकाल लेंगे। चैप्टर्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। चैप्टर्स पर आता हूं, सबसे पहले चैप्टर्स की बात करते हैं और मैं उसी अंदाज में लिखूंगा जिस हायरार्की में मेन चैप्टर्स को आपके साथ बच्चे डील करने वाला हूं। सबसे पहले आ जाते चैप्टर नंबर 1, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। नंबर 2 ते आंदा पुत्तर ब्रांच अकाउंटिंग। नंबर 3 ते आ जाता है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4 ते आ जाता है पुत्तर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। नंबर 5 बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड सर सर ये भी नाम होता था, लिख रहा हूं एंड इक्विटी शेयर्स पुत्र विद डिफरेंशियल राइट्स। हालांकि ये नाम पुराने सिलेबस के लिए वैलिड था, न्यू सिलेबस के अंदर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट चैप्टर नहीं है, सिर्फ रह गया है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो जो एंड और उसके बाद वाली चीज थी अब ये सिलेबस में नहीं रहा। नंबर 6 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नंबर 7 अमलगामेशन। नंबर 8 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पुत्र। सर सर ये कौन सा चैप्टर है? सर सर सुना नहीं है भाई, यो तो सुना है होल्डिंग सब्सिडरी, यो ही है होल्डिंग सब्सिडरी वाला चैप्टर। और ये मेन हो गए, ये मेन हो गए, ये मेन हो गए। एक छोटा सा और है वो भी लिख देते हैं, एक छोटा सा और है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ जी, ये क्या चीज है बड़े आराम से समझते हैं। जब आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठाकर देखोगे ना, ये चैप्टर बाय नेम आपको मिलेंगे ही नहीं, और वहां पर ब्लफ है। लोग सोचते हैं कि अरे चैप्टर तो बड़े कम रह गए ना, वहां पर आपको मिलेगा अमालगामेशन, ना आपको मिलेगा अलग से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चे कहते हैं ये तो चैप्टर नहीं है, तो AS3 में छोटा सा होता है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने उड़ा दिया। मतलब पहले बाय नेम ऑफ द चैप्टर वो चैप्टर मॉड्यूल में एग्जिस्ट करता था। अब इंस्टीट्यूट ने गेम खेली, कहते चैप्टर है ही नहीं। मैं बताता हूं जी क्या कहानी करी उन्होंने। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स जो चैप्टर है इसके कुछ एस्पेक्ट AS13 में, पहले क्या होता था AS13 अलग से दिया जाता था, इन्वेस्टमेंट नाम का चैप्टर अलग से दिया जाता था। इंस्टीट्यूट ने अब क्या किया, AS13 के अंदर इन्वेस्टमेंट के थोड़े से क्वेश्चन डालकर दे दिए। अरे यार थोड़े से भी डाल दिए, इसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर चीजें पूछी जाती थी इंस्टीट्यूट वो अब भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप करके आओ, मैं वो वाली चीजें आपसे पूछूंगा। यानी कि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स अलग से पूरी पढ़ाई है, और कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड स्पेसिफिक है, वो AS नंबर 13 में अलग से पढ़े जाते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग अपने आप में एक महासागर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे संबंधित हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 भी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब मैं चैप्टर आपको करवाऊंगा वो AS3 की बातें भी इसके अंदर कवर कर ली जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, इसके अंतर्गत एक टॉपिक होता था मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, वो वाला टॉपिक अब उन्होंने डिलीट मार दिया। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर एंड इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट होता था। हालांकि डिफरेंशियल राइट वाला टुच्चा सा टॉपिक होता था, लेकिन फिर भी जैसा तो था तो सही ना, तो अब उन्होंने वो डिलीट कर दिया, सिर्फ बायबैक रह गया। फिर आ गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और उसके बाद लिखा अमालगामेशन। अमालगामेशन से संबंधित AS नंबर 14 है, तो जब अमालगामेशन करेंगे AS14 उसके अंदर हो जाएगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंस्टीट्यूट ने जब पिछले सिलेबस में जो 2018 में इन्होंने लॉन्च किया था, वहां पर पहली बार ये इस चैप्टर को इंटरमीडिएट में लेकर आए।
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग सब्सिडरी का चैप्टर कहा जाता है इसे, और ये सीए फाइनल में होता था पहले। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से बना दिया। उसके बाद जब ये वाला इन्होंने सिलेबस चेंज किया, इस चैप्टर को ना चैप्टर के नाम से उड़ा दिया। इसका एएस नंबर 21 है, इसको जाकर चुपके से एएस नंबर 21 वाले चैप्टर में इसके सारे कॉन्सेप्ट डाल दिए, इतने सारे क्वेश्चन भर दिए। इसके कितने सारे क्वेश्चन इन्होंने एएस नंबर 21 में डाल दिए, तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर सिलेबस में है। पहले क्या होता था, एएस 21 को छोड़ जाते थे, कहते थे चैप्टर में है। अब इंस्टीट्यूट कहता है चैप्टर में डिलीट ही कर देता हूं, मैं एएस में ही डाल देता हूं, तुम्हें लगेगा चैप्टर डिलीट हो गया जबकि वो एएस में है। और ये मेन चैप्टर है जी आपके। हम आज जब अप्रोच करेंगे इसको सब्जेक्ट को, तो मैं इसी हायरार्की में आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि आज जब हम शुरुआत करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से मैं आपकी शुरुआत जो है पुत्र करूंगा। तो ये हमारे मेन चैप्टर रहेंगे। एक 9th चैप्टर लिखा है मैंने, छोटा सा चैप्टर होता है, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बेसिक गाइडेंस प्रदान करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हाँ जैसा भी ये सिलेबस में तो है। ये चैप्टर्स हो गए। बात बची एएस की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात आ गई जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने होंगे? पहले क्या होता था, ग्रुप 1 में चुन चुन कर डाले हुए थे, कहते एक एएस नंबर 1 करा देंगे, 2 करा देंगे, 3, 10, 11, 12, 13, 16, कहते बस ये वाले कर लो। ग्रुप 2 वाले कहते हम कौन से करें? कहते तुम कर लो 4, 5, 7, 9, उसके बाद कर लो 17, 18, 19, 20, 22 और 26 और 29, बस ये वाले स्टैंडर्ड 24 कर लो। कहते जो बाकी कहते छोड़ दो यार, क्या करने हैं सारे स्टैंडर्ड करके। अब इंस्टीट्यूट कहता भाई ऐसी बात है, बहुत हो गया कि इसमें से ये वाले कर लो, उसमें से वो वाले कर लो, कहता सारे करने हैं। इंस्टीट्यूट कहता भाई क्या करो, कहते ये क्या कर रहे हो तुम, नंबरिंग मत बनाओ, जरूरत ही नहीं है, सबके ऊपर लगेगा, सबके ऊपर लगेगा। जैसे इंडिया में जब सर्विस टैक्स लॉन्च हुआ तो उन्होंने बोला पहले 3 सर्विस पे लगेगा, इस पे, इस पे, इस पे। थोड़े में कहते थोड़े से और इस पे, इस पे, इस पे भी लगा दो। फिर कुछ साल पहले गवर्नमेंट कहती है क्या चल रहा है यार, इस पे, इस पे, इस पे लगेगा, कहते छोड़ो सब पे लगेगा, जिस पे नहीं लगेगा ना वो बताते हैं हम, मतलब बाय डिफॉल्ट सब कुछ इंक्लूड कर लो। तो वैसा ही काम इंस्टीट्यूट ने एएस के लिए किया। इंस्टीट्यूट बोला भाई AS1 से लेकर AS29 तक जितने भी हैं सारे के सारे तुम्हें एप्लीकेबल हैं, सारे AS आएंगे। अब AS1 से लेके AS29 सारे AS तुम्हारे सिलेबस में हैं। वो तो बाय चांस AS नंबर 6 जो डेप्रिसिएशन का था, जब PPE आया AS10 तो AS6 उसमें मर्ज हो गया, और AS नंबर 8 AS26 के आने से इंटेंजिबल एसेट में चला गया था। तो AS6 और AS8 ये 2 ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उन दो को छोड़ दो, बाकी 27 स्टैंडर्ड आपको पढ़ने हैं। सर क्या फास्ट ट्रैक में पढ़ने पड़ेंगे? भाई सिलेबस तो पूरा है, फास्ट ट्रैक और रेगुलर में थोड़ी सिलेबस छुड़वा देंगे। ये जितने चैप्टर लिखे हैं सारे करवाएंगे आपको, और जितने एएस है सारे कराएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और काम ऐसा जोरदार तरीके से करेंगे, आपको मजा ना आ जाए तो कहना, आपको मजा ना आ जाए तो कहना। ये लीजिए जी, तो हमारे पास सबसे पहले चैप्टर जो दिख रहा है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इससे पहले क्या मैं आगे बढ़ूं, मैंने कल के जो मेन लेक्चर है उसमें भी एक बार बुक का ग्लिम्स दे दिया था, यहां भी एक बार बुक का ग्लिम्स जो है दे देता हूं। उसके बाद चैप्टर पर जाएंगे तो आपकी जो किताब होगी वो ऐसी सी दिखती है। किताब ऑब्वियसली हो सकता है आप तक आपके पास ना पहुंचो, लेक्चर आपने देखना स्टार्ट कर दिया हो, ठीक है ना, की वगैरह मिल जाती है यूट्यूब पे, आपको लेक्चर देखना आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन किताब आपके पास है नहीं। तो जिन बच्चों ने भी कोर्स लिया है उनको बुक्स ऑब्वियसली जो है हार्ड कॉपी पहुंचा दी जाएंगी। और तब तक, जब तक बुक्स नहीं है आपने लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो, तो चैप्टर 1 के पीडीएफ नोट्स आपकी गूगल ड्राइव पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो वहां से आप इस चैप्टर 1 के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, और अगर चाहते हैं प्रिंट आउट निकाल कर सकते हैं तो वह बेस्ट ही है, प्रिंट आउट निकलवा लो, चाहे कलर्ड वन निकलाओ, आप उसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही निकलवा लो। और अगर प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है या किसी कारण से नहीं निकलवा सकते, तो तब तक इन नोट्स को अपने मोबाइल में या लैपटॉप के अंदर पुत्र ओपन करके स्टार्ट कर देना ऐसे, ठीक है। अब मैंने बताया था जितने भी मेरे सब्जेक्ट है सब में कॉमन थीम के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, सो एज टू गिव द नथिंग बट द बेस्ट थिंग। तो हमने पूरे चैप्टर को 2 भाग में कवर किया हुआ है, पूरे चैप्टर को 2 भाग में कवर किया हुआ है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि क्लास में कराऊंगा, क्योंकि जो हमारा अकाउंटेंसी का पार्ट है वो बेसिकली है तो प्रैक्टिकली है ना। एएस वाले में तो काफी सारी थ्योरी भी है, लेकिन जो मेनली चैप्टर वाला पार्ट है वहां पर प्रैक्टिकल एक सर्वोपरि चीज हो जाती है। थोड़ी बहुत थ्योरी वो साथ साथ करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो होता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में मुझे ये मेक श्योर करने की जो मैं करवा रहा हूं पुत्र आपको साथ साथ समझ आ रहा है। तो हमने इसमें भी एक टेस्ट का पैटर्न रख दिया, जहां पर डेली बेस पर आपको टेस्ट मिलेगा, और आप उस टेस्ट को करोगे और अगले दिन मैं आपका टेस्ट चेक करूंगा। कैसे? हमने अपने पूरी किताब के अंदर जितने भी चैप्टर हैं सबको 2 भागों में बांट दिया, जितने भी चैप्टर हैं। इसमें सबसे पहले आपको यहां पर एक हेडिंग दिखेगा जी, गुरु मंत्र।
ये गुरु मंत्र क्या है? गुरु में ये मंत्र का मतलब है जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा, जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसके अंतर्गत वो वाले क्वेश्चंस रखे गए हैं जिनके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। ये क्लास में हम करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा, आप समझेंगे, देखेंगे और अपने पास नोटबुक बनाकर लिखेंगे। उसके बाद हर चैप्टर के अंदर एक दूसरी कैटेगरी होगी। कुछ क्वेश्चन गुरु मंत्र के चलते जाएंगे, फास्ट ट्रैक की आपकी किताब दिखा रहा हूं। ये आ गया जी अभ्यासी का, जैसा कि नाम से क्लियर है, अभ्यास। अभ्यास करना है किसको? आपको। तो जो भी कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगा उस कॉन्सेप्ट से संबंधित डेली बेस पर आपको होमवर्क देता जाऊंगा, राइट। आपको जो भी होमवर्क दूंगा आपने एज गुड एज वो टेस्ट की तरह लेना है, क्योंकि इसका आंसर कहीं नहीं होगा, इसका कहीं आंसर नहीं मिलेगा आपको। अगर आप सोचो राहुल सर हमें दे दें आंसर, नहीं दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं। अगर मैंने आंसर दे दिया ना, पहले मैं यही करता था, पहले फास्ट ट्रैक में हम देते थे, हमने कहा फास्ट ट्रैक है, छोटा बैच होता है, बच्चे का समय मतलब जल्दी से जल्दी हम इसको बच्चे को बेस्ट पूरा 100% दे दें। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, होमवर्क तो ऐसी चीज है जिसको किया जाना चाहिए, तो हमने अपनी फास्ट ट्रैक के अंदर होमवर्क वाला कॉन्सेप्ट यानी कि टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। कहीं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, कहीं इन द सेंस कि मैं आपको नहीं दूंगा, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आओगे, जैसे आज मैं आपको करवाऊंगा, अगर आज मैं कुछ होमवर्क देता हूं, तो जब आप लेक्चर नंबर 2 में आओगे बेटा, मैं ये आपका क्वेश्चन चेक करूंगा और आप साथ साथ मेरे सारे स्टेप्स चेक करेंगे। अगर सही है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो जहां भी गलती है आप उसको करेक्ट वहां पर कर लेंगे। इसको करने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि एग्जाम में जाकर हमारा कॉन्फिडेंस जो एक नेक्स्ट लेवल पर होगा और हम आराम से पेपर को अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है ना। तो भाई ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, ये हमारी तरफ से गिफ्ट होगा ऐसे बच्चों के लिए कि भाई आपका डेली टेस्ट होगा, आपको टेस्ट की कमी फील नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें होंगी। बाकी कुछ और भी चीजें जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब साथ साथ बताता जाऊंगा। और ये जो चीज लिखी है मैंने सारी, दिस इज नॉट फॉर मी, मैं फिर से बता दूं, ये सिलेबस मैनू तो पता है, मत तो अड्डे वास्ते लिखा है। जब भी लेक्चर देख रहे हो, जो भी लेक्चर देख रहे हो, पूरे एक्टिव अटेंटिव होकर लेक्चर देखना है, सुनना है, और ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना। कैसे बैठना है? पूरी तरह से अटेंटिव। रजिस्टर पेन, कम से कम एक रंग का पेन तो हो चलने वाला, नहीं तो जितने मल्टीपल पेन यूज कर सकते हो बहुत बढ़िया, क्योंकि जिस हिसाब से नोट्स बनाओगे उसी हिसाब से आपकी एग्जाम में पुत्र अच्छे से परफॉर्म करोगे। जब रिवीजन करने बैठोगे ना, देखकर बड़ा मजा आएगा कि अच्छे से आपने नोट्स एक्सेट्रा बनाए हुए, बिकॉज लास्ट डे जो आपकी हेल्प करेगा ना, जो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है, वो आपके नोट्स ही हैं। और ये मत सोचना कि सर लिख रहे हैं ना, सर से ले लेंगे, सर नहीं देंगे सर नहीं देंगे। ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा हार्डवर्क है, आप लोग अपना कीजिए। अगर हम चाहते हैं ना इंस्टीट्यूट हमें पास करे, तो पहले मुझे खुद के लिए कुछ करना होगा। जब तक आप लिखोगे नहीं चीजों को, करोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक्सपेक्ट कर लो आईसीआईसी की मुझे पास कर दे, क्यों भाई तूने ऐसा क्या किया? तो पहले आप उतने काबिल बनो कि आप हक से मांग सको आईसीआईसी। तो ये सारी चीजें कायदे से अच्छे से लिखनी है, सुंदर सुंदर नोट्स अपने बनाने हैं। इसी के साथ भाई जय श्री राम, जय माता दी। चैप्टर ते जारे है फाइनली। जय करा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। माता रानी का नाम लेंदे आप पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करन लगे। लो भाई चैप्टर का नामकरण कर दईए। चैप्टर का नामकरण कर दईए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इससे पहले कि हम इस चैप्टर में आगे बढ़े लिखने के लिए, तो पहले कुछ बातचीत हो जाए इन्वेस्टमेंट के बारे में। ऐसे नहीं कोई और बताओ और सुनो, ये वाली बातचीत नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट वाली चैप्टर वाली। हाँ जी, फॉर्मली चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। क्या होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब, वाई इज इट बिंग डन। मान लीजिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पार कर ली, सीए बन गए, यस, जॉब स्टार्ट कर दी। आप कहते जॉब करूंगा, शुरुआत के कुछ साल में एक्सपीरियंस गेन करूंगा, फिर देखेंगे प्रैक्टिस करने की, जॉब में ही आगे बढ़ना। तो आपने जॉब ज्वाइन कर ली, और जैसा कि इतनी रातों की मेहनत लगाकर आपने इस परीक्षा को पार किया है, तो आप डिजर्व भी अच्छा ही करते हैं। तो भाई आपका पैकेज बड़ा तगड़ा सा लग गया, 30 लाख रुपए का पैकेज है। अब कमाई तो हो रही है धड़ाधड़, कमाई तो हो रही है, महीने के 2.5 लाख रुपए हैं सीटीसी की बात करो, और हाथ में आप कहते जी इन हैंड मेरे 180 के आसपास आ जाते हैं फॉर एग्जांपल। अब कमा रहे हो इतना, ये थोड़ी सारा खर्च हो जाएगा। सब कुछ कर लिया जीवन में, जो सोचा था, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में खाऊंगा, 5 स्टार जाऊंगा, बाय एयर गोवा जाऊंगा, मौज करूंगा, मस्ती करूंगा, सब कुछ कर लिया, फिर भी महीने में 50,000 से ज्यादा खर्च ही नहीं कर पा रहे। आप कहते शिट यार खर्च ही नहीं कर पा रहा, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात है, कमा रहे हो ज्यादा और खर्चा है कम, मतलब हर महीने आप कुछ ना कुछ पैसा सेव करते जा रहे हैं। अब जब पैसा मैं सेव करता जा रहा हूं, मींस my earnings, my income is greater than my expenditure, I am able to save some money। जब आप उस पैसे को सेव करो तो इस पैसे का करोगे क्या, इस पैसे का करोगे क्या? ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन एवेन्यूज कि भाई मैं इस पैसे को कहां पर लगा सकता हूं।
मैं इस पैसे को कहां पर लगा सकता हूं? आपने इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज देखने स्टार्ट किए, आप कहते हैं यार गोल्ड में पैसा लगा सकता हूं, सुना है कि गोल्ड का रेट बहुत रेयर है कि कभी नीचे आया बढ़ता ही जाएगा। मैं रियल एस्टेट में पैसा लगा देता हूं, लैंड खरीद लेता हूं, लैंड, बिल्डिंग नहीं, जमीन, लैंड की बात करो, जमीन जमीन जमीन। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा शॉर्टेज है वो लैंड की ही है। इस तरह से बढ़ रहा है, फैल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। आप कहते हैं लैंड ले लेता हूं, यहां से ना मेट्रो निकलेगी, छुक छुक छुक, मेट्रो की आवाज नहीं है, ट्रेन के लिए छुक 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 बोला। आप कहते हैं ट्रेन निकलेगी, छुक छुक छुक, मैं यहां ले लेता हूं, कल को रेट देखना जैसे सोना उगलती है ना जमीन, वैसे रेट बढ़ जाएंगे। तो आपने कहा मैं यहां पैसा लगा देता हूं। फिर आपने सोचा यार मैं किसी कंपनी के शेयर ले लेता हूं, गवर्नमेंट बॉन्ड टाइम टाइम पर इशू करते हैं, मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लेता हूं, तो उससे मुझे रिटर्न आएगी। तो ये क्या हो रहा है, मींस यू आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट। आप क्या कर रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो कहीं, फॉर सम एक्सपेक्टेशन, इन सम एक्सपेक्टेशन कि आपको कहीं से कोई रिटर्न आएगी। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आप कौन हो गए, इन्वेस्टर। जहां आपने इन्वेस्ट किया वो दूसरी पार्टी हो गई। अब सवाल ये उठा कि हम इस चैप्टर के अंदर करने क्या वाले हैं। चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इस चैप्टर की अगर बाउंड्री फिक्स करो, मैंने आपको कितने सारे एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट के बता दिए, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो बात करता है इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी की। कि हम सिर्फ वही वाली बातचीत करेंगे जहां पर एक पर्सन किसी कंपनी की सिक्योरिटीज में पैसे लगा रहा है। यानी कि या तो आप शेयर खरीद रहे हैं, या फिर आप डिवेंचर खरीद रहे हैं, या फिर आप बॉन्ड खरीद रहे हैं किसी कंपनी के। हम बेसिकली कंपनी की बात करते हैं, मैं बोलने के लिए कंपनी बोलूंगा। कई बार क्वेश्चंस में आपको गवर्नमेंट भी दिखेगा, जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है पैसा रेज करने के लिए, तो वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो चैप्टर के लिए फ्रीज कर दी गई है चीज वो ये है कि हम इन्वेस्टर हैं, और जहां मैंने पैसा लगाया पुत्र वो कॉर्पोरेट है, यानी कि कंपनी है। ठीक है, अब मैंने कंपनी की शेयर डिबेंचर में पैसा लगाया तो दो पार्टी हो गई, एक मैं और एक तू, नहीं, एक मैं और एक कंपनी। सवाल उठा ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किसके व्यू पॉइंट से करनी है, कंपनी के व्यू पॉइंट से करनी है या इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से करनी है। सेम चीज जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट नामक सब्जेक्ट में करते हैं तो वहां पर पुत्र चैप्टर का नाम आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहता है कि कंपनी है ना, उसने लोगों से पैसा लिया है तो उसको उनको कमाकर देना है। क्या आपके लिए क्या होगी, कंपनी के लिए कॉस्ट। वहां पर हम बात करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब अकाउंट्स में आते हैं हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर में, यहां पर हम बात करते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी इसके लिए क्या करती है क्या नहीं करती वो हमारा सोचने का विषय नहीं है। वैसे भी बता दूं, आपने अगर किसी कंपनी के ले लिए, आपने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए सेकेंडरी मार्केट से नहीं, मतलब स्टॉक मार्केट से नहीं, प्राइमरी प्राइमरी कंपनी ने आपको इशू किए, तो कंपनी क्या करती थी, वो तो बचपन में देखा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, ड्यू रिसीव, ये कर तो आए, कंपनी यही तो करती है। अब हमें कंपनी की बात नहीं करनी साहब, हमें बात करनी है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में डिबेंचर में पैसा लगा दिया, तो मैं देखना चाहता हूं पूरे साल का अकाउंट बनाकर नॉर्मली कि भाई मैंने कितने का खरीदा, कितने का बेचा, मुझे कितना इंटरेस्ट आया, और अंत में क्या मेरा पास कितना इन्वेस्टमेंट जो है बचा है अभी भी। तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट को उठाकर पटकेंगे। ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक है तो छुड़वा देंगे, कुछ नहीं, कोशिश करके सब कुछ करवाने की कोशिश है। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि यार फिर फास्ट ट्रैक ही ले लिया करेंगे, रेगुलर नहीं लेंगे। ऑब्वियसली रेगुलर का कोई तोड़ नहीं है, फास्ट ट्रैक मेनली उनके लिए है जिनको कम समय में अपना आउटपुट देना है। और रेगुलर में पूरा एंड और डिटेल में खोल खोल कर एक एक कॉन्सेप्ट को जो है पढ़ा जाता है, हर एक चीज और ज्यादा तरीके से लिखी जाती है। अभी तो जब आप यहां पर देखोगे, लिखोगे, आपको सर फास्ट ट्रैक में इतना कुछ हो रहा है तो रेगुलर में क्या होता होगा, तो वो सभी बातें भी बिल्कुल ट्रू है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है, जो बच्चे पहली बार मुझसे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कोर्स जो है खरीदा है, जब मैं करवाऊंगा कोई भी चीज, बड़ा ही एक यूनिक सा तरीका है हमारा, जो कि हमने बहुत साल पहले इजाद किया था जब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। पूरे चैप्टर को उठाकर हम भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट में बांट लेंगे। हर कॉन्सेप्ट जब लिखेंगे तो उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत उसी चीज की स्टडी करेंगे। अगर उस कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं तो मैं क्लास में जरूर करवाऊंगा, और उससे संबंधित आपको होमवर्क यानी कि टेस्ट के लिए भी घर के लिए दूंगा। ऐसा करने के फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चले जाएंगे। हर चैप्टर में, हर एएस में हम यही थीम को, यही चीज को फॉलो करेंगे पुत्र। तो आइए सीधा चलते हैं, लिख लिख कर बात करेंगे। आप अपने रजिस्टर और पेन एक्सेट्रा तैयार रखें, और 10-15 मिनट के बाद हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता भी पड़ जाएगी, तो कैलकुलेटर भी तैयार रखेंगे। ये लीजिए जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। सबसे पहले आते हैं जी कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर।
मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 उत्तर जी, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई विल मेक श्योर कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे और इसका ये भी पर्पस है कि आप बच्चे सीखें और अकॉर्डिंगली अपने नोट्स को अच्छा अच्छा बनाएं। कॉन्सेप्ट 1 जी, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में वापस एक चीज बता दूं कि जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस चैप्टर में चैप्टर और एएस 13 दोनों करें, नहीं, एएस 13 के स्पेसिफिक कुछ चीजें हैं जो कि मैं जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको करवाऊंगा वहां एएस 13 अलग से कराऊंगा, जो चीजें सिर्फ एएस 13 के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। यहां पर हम मेनली बात करेंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से, कि इन्वेस्टर अपनी किताबों में किस तरह से पुत्र अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग करता है। जी इन्वेस्टमेंट का मतलब लिखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग यहां पर पढ़ रहे हैं ये एएस नंबर 13 में ही डिफाइंड है। आइएगा मेरे साथ। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर आ रहे हैं, these are the assets, these are the assets held, उत्तर जी, फॉर द पर्पस ऑफ, these are the assets held फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनका मेन पर्पस क्या है, इन एसेट से हम पैसा कमाना चाहते हैं। ये एसेट ऐसा नहीं कि मैंने बिजनेस में लगा दिया, वो तो भाई पीपीई हो गया, जो मैंने बिजनेस जिसका कर रहा हूं उस चीज में पैसा लगा दिया सो दैट रिटर्न आ सके, वो तो पीपीई हो गया। ठीक है ना, मैंने अपना मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी से, मैंने कहा जी मैं प्लास्टिक बोतल मैन्युफैक्चर करूं, प्लास्टिक बोतल नहीं, वाटर बोतल जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैंने लगा लिया। तो अकॉर्डिंगली जो मैंने एसेट्स जो मशीनें खरीदी है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा, वो पीपीई की आइटम होगी। इन्वेस्टमेंट तो यह कि भाई अपने पास स्पेयर पैसा पड़ा है और अपने को उससे कुछ रिटर्न कमाना है, कुछ इनकम कमानी है, तो वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब जब जो ये एसेट्स हैं जिनका पर्पस है इनकम अर्न करना, आप इनसे इनकम कैसे कमा सकते हो, तो कहते हैं कि भाई इनसे ना इनकम दो टाइप की आप कमा सकते हो, इनसे दो टाइप की आप इनकम कमा सकते हो। इट कुड बी आइदर ऑफ रेवेन्यू नेचर और पुत्र इट कुड बी ऑफ दी कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर की हो सकती है या फिर कैपिटल नेचर की हो सकती है। समझते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। व्हेन वी से रेवेन्यू नेचर, जब हम कहते हैं रेवेन्यू नेचर, तो एएस नंबर 13 ये स्पेसिफाई करते हैं दीज आर द एसेट्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ आइदर डिविडेंड और इंटरेस्ट और रेंटल्स और बाय वे ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। जब हम कहते हैं कैपिटल नेचर का मतलब है वी आर सेइंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। अब मैंने एक तरफ लिखा रेवेन्यू नेचर, एक तरफ लिखा कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है, ऐसी इनकम जो कि रिकरिंग नेचर की है, बार बार मुझे आती जा रही है। मैंने किसी कंपनी के शेयर ले लिए, रीजन क्या था, पर्पस क्या था मेरा, कि मुझे डिविडेंड आ सके। मैंने सरकार के बॉन्ड ले लिया, फिर किसी कंपनी के डिबेंचर में पैसा लगा दिया, पर्पस क्या था, कि इंटरेस्ट आ सके। मैंने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने एक फ्लैट खरीद लिया, मैंने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट खरीद ली, किराए पर दे दिया। मैकडोनल्ड वाले घूम रहे थे, मैंने कहा मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड तुम्हें चाहिए कि टिक्की बर्गर बेचोगे यहां से, कह रहे हाँ बेचेंगे। मैंने खरीदा, मैंने कहा लो भाई यहां पे अपना बिजनेस बिठा लो और मैं पर मंथ उनसे रेंट लेता हूं। तो ये भी क्या है, इट इज एज गुड एज एन इन्वेस्टमेंट। ये तो हो गया रेवेन्यू नेचर, जहां से मुझे टाइम टू टाइम रिकरिंग नेचर की इनकम आ रही है बाय ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट और रेंटल। लेकिन साथ में ये भी रीजन हो सकता है ना, दैट आई वांट टू हैव द कैपिटल एप्रिसिएशन। मैंने कहीं पर लैंड लेकर डाल दी और मेरा पर्पस क्या है, लैंड लेकर डालिए, कोई रेंट वगैरह कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा 5 साल के बाद आज मैंने जो ली है लैंड 50 लाख की, 5 करोड़ रुपए की हो जानी चाहिए जी। तो मेरा पर्पस क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन करवाना अपने पैसे की। तो इन्वेस्टमेंट दोनों ही तरीके से की जाती है, चाहे आपका पर्पस है रेवेन्यू नेचर की इनकम कमाना या फिर कैपिटल नेचर की इनकम कमाना। ठीक है जी। और दूसरा जो मैंने एक और स्पेसिफाई किया कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, this chapter is studied from उत्तर जी
व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, ये तो मेन बात होगी, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझ लिया, अभी हमें इसकी क्लासिफिकेशन की बात जो है करनी है। ये लीजिए, मेरे साथ आ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, मेरे साथ आ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पुत्र, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो हमारी बात चल रही है, जो हमने मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा और क्लासिफिकेशन तक, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 2 तक जो बात चलेगी, ये एएस नंबर 13 में भी लिखी है, लेकिन हम यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो हमें ये बेसिक है जो समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम चैप्टर स्पेसिफिक बातें करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किस प्रकार से किया जा सकता है, तो एएस नंबर 13 कह रहा है भाई, आपने जब इन्वेस्टमेंट को खरीदा तो आप उसको कब मेच्योर करवाना चाहते हो, मतलब खरीदने के बाद कितने समय तक रखना चाहते हो, इस बेस पे एक तो उसकी क्लासिफिकेशन करना, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑन, लिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितने समय तक आप रखना चाहते हो। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कहते भाई, या तो तुम हो सकते हो करंट इन्वेस्टमेंट, और यू कैन बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट कौन सी, करंट को बेटा शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, और नॉन करंट को अक्सर लॉन्ग टर्म भी बोला जाता है। या तो शॉर्ट टर्म है यानी कि करंट है, या फिर नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म है। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है जी, करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, लिखेंगे इंटेंशन इज टू होल्ड फॉर लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ्स। जहां पर आपका इंटेंशन मैक्सिमम 1 साल तक रखने का है, मैक्सिमम 1 साल तक रखने का है, कहते हो उससे ज्यादा नहीं, मींस आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हो। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी, आप कहते मेरे को अपने पास रखना नहीं है, मैं इसमें ट्रेड करना चाहता हूं, मैंने लिया है आज लेट से 90 रुपए का था, आप कहते 1 साल के अंदर अंदर जब भी ये 110 का हो गया मैं इसको बेच दूंगा। इंटेंशन क्या है, जब आपने खरीदा उस समय जो इंटेंशन है उसके बेस पर आपको ये निर्णय लेना है। उसके बाद इंटेंशन इज टू होल्ड, नॉन करंट में लिख रहे हैं, इंटेंशन पुत्र इज टू होल्ड ग्रेटर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा तक अगर रखने का इंटेंशन है, तो हम कहते हैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म पर हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। तो ऑन द बेस ऑफ पीरियड ऑफ मेच्योरिटी ये रूल चलता है। और इन दोनों में मेन बात आती है कि वैल्यूएशन का रूल क्या है, देखते हैं आगे। इनमें फर्दर वैल्यूएशन का रूल क्या है, वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, जिसे आप फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ऐसा क्यों भाई, एएस नंबर 2 है एक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज का, वहां पर आप इन्वेंट्री की बात करते हो, सेम टू सेम चीज कही जाती है कि भाई जो स्टॉक आपके पास पड़ा है ना उसको कैसे वैल्यू करो। बचपन में तो कहते थे एट कॉस्ट वैल्यू करो, लेकिन एएस नंबर 2 जब से आया जब से आपने देखना स्टार्ट किया, थोड़े से बड़े हुए, तो पता चला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम की चीज होती है। तो एएस 2 कहता भाई वैल्यू द इन्वेंट्री एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कॉस्ट वहां एनआरवी कहते हैं वर्ड, लेकिन समझने के लिए कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यार यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट का भी तो मैं वही हाल कर रहा हूं, मैं स्टॉक को क्यों रखता हूं अपने पास, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। स्टॉक क्या है, जिसमें आप यूजुअली ट्रेड करते हो, खरीदना बेचना खरीदना बेचना। करंट इन्वेस्टमेंट भी तो वही है, मैंने कहा भाई मेरे को रखने की, अपने दिल पर लगाने की, अपने दिल से चिपकाने की इस इन्वेस्टमेंट को कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में सोच रहा हूं। तो सेम टू सेम रूल एएस 2 वाला यहां पर आ जाता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यहां पर चलता है, अगर लगता है कि मार्केट प्राइस कम हो गया, खरीदा था 1 लाख का,
लगता है 80,000 हो गए, तो भाई 80,000 पर वैल्यू कर लेना, क्योंकि तुमने अपनी इंटेंशन ही ऐसे जाहिर की है कि तुम 1 साल से अंदर अंदर इसको सेल ऑफ करने वाले हो। ठीक है जी। इंटेंशन इज टू होल्ड फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर। अब हम आ रहे हैं किसमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखेंगे वैल्यूड एट कॉस्ट, लिखेंगे पुत्र वैल्यूड एट कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन। क्या कहता है जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपने खरीद कर रख ली, आपका बेचने बेचने का कोई वो नहीं है मन, ठीक है ना, कोई इंटेंशन नहीं है। अब रोज क्या उठकर यही देखते रहोगे शेयर मार्केट में इसका क्या प्राइस चल रहा है, शेयर मार्केट में इसका क्या, अरे भाई जब तूने बेचना ही नहीं, शेयर मार्केट का प्राइस क्यों देख रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ये मायने नहीं रखता कि क्या हो रहा है शेयर मार्केट पर, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। आप कहते हैं आज चाहे जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन हो जाए, लॉन्ग टर्म में देखना ये वाला शेयर ना बहुत आगे जाएगा, तो आप उसी हिसाब से जो है अकाउंटिंग करेंगे। तो हमने कहा यार जो टेम्पररी फ्लक्चुएशंस आती है ना ऊपर नीचे, उसको छोड़ दो, यू वैल्यू एट कॉस्ट, सीधा सा रूल है वैल्यू एट कॉस्ट। लेकिन कहते अगर तुम्हें लग रहा है कि प्राइस कम हुआ है और ये टेम्पररी वाला नहीं है, ये ना कुछ परमानेंट नेचर का डिक्लाइन लग रहा है, मतलब लग रहा है कि अब इसकी वैल्यू नीचे आ गई, अब ऊपर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैंने खरीदा था 2 लाख रुपए का, 1,60,000 होगी उसकी वैल्यू, और कहते परमानेंट नेचर का डिक्लाइन लग रहा है। कैसे पता चलता है, AS30 में फैक्टर्स बताए हुए हैं, कहते कंपनी कॉन्टिन्यूअसली काफी समय से सिर्फ लॉसेज में है, कंपनी का कैश फ्लो बुरी तरह अफेक्ट हो चुका है, कंपनी के पास पैसा नहीं है देनदारों को देने के लिए। तो कहते ये कुछ निशानियां हैं जिसकी वजह से आप ऐसा मान सकते हो कि हाँ भाई अब ये परमानेंट नेचर का डिक्लाइन हो गया है। और वैसे भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट चलता है लाइफ में यार, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आपको लग रहा है परमानेंट नेचर का डिक्लाइन है, तो आप उतने रुपए की प्रोविजन बना लो। मतलब चाहे एसेट बैलेंस शीट में आपने पहले 2 लाख रुपए का लिखा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि 1,60 का होगा तो 40,000 की प्रोविजन बना डालो, क्योंकि लग रहा है परमानेंट नेचर का डिक्लाइन है। ठीक है जी। तो एएस नंबर 13 के अकॉर्डिंगली ऑन द बेस ऑफ पीरियड ऑफ मेच्योरिटी द इन्वेस्टमेंट कुड बी आइदर द करंट इन्वेस्टमेंट और द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमें एक और तरह से क्लासिफाई करना है, एक मिनट जी, ये क्या था यहां पर लिख दूं, दिस वॉज क्लासिफिकेशन 1 एंड नाउ दिस इज क्लासिफिकेशन 2। एक और तरीके से हम इसको क्लासिफाई करेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए ज्यादा रेलिवेंट क्लासिफिकेशन रहने वाली है पुत्र। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इसका मतलब क्या है, जिस सिक्योरिटी में आपने पैसे डाले हैं उससे जो इनकम है किस टाइप की आती है। जो सिक्योरिटी है क्या वो फिक्स इनकम प्रदान करती है या वेरिएबल नेचर की इनकम प्रदान करती है। तो अकॉर्डिंगली दो तरह की स्क्रिप्ट बन जाएगी, फिक्स इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट, वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट। आइए लिखते हैं, फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब सिक्योरिटी, और यहां लिखिए वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट, वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट, फिक्स इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट, वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट जी। FIBS शॉर्ट फॉर्म में हम क्लास में बुलाएंगे इसे, और ये हो गया पुत्र VIBS, FIBS VIBS। FIBS कौन कौन सी सिक्योरिटीज आएगी रेफरेंस के लिए यहां पर डाल दीजिए, डिबेंचर्स हो गए पुत्र, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड वेरिएबल में मेनली आते हैं आपके इक्विटी शेयर्स।
ठीक है जी। तो हमारे चैप्टर के पर्पस के लिए दिस इज द रेलिवेंट क्लासिफिकेशन। जब हम चैप्टर करेंगे तो उसके जो मेजर दो कॉन्सेप्ट बनेंगे उसके अंदर काफी सारे सब कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे। एक है एफआईबीएस जिसकी आज शुरुआत हम करने वाले हैं, और जैसे ही वो खत्म होगा नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली, तो हम उसमें वीआईबीएस की शुरुआत जो है करेंगे। तो आई जी, उम्मीद करता हूं सही बच्चे स्पीड बनाकर जो है मेरे साथ साथ इन चीजों को नोट करते जा रहे हैं। हम आ रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। सबसे पहले हमने सीख लिया इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, उसके बाद हमने सीख लिया जी इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके की क्लासिफिकेशन है। और हम आ रहे हैं फॉर्मली अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे एफआईबीएस के बारे में। एफआईबीएस, एफआईबीएस अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। कॉन्सेप्ट नंबर 3 एफआईबीएस अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, लिखिए जी। एफआईबीएस अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। हमें एग्जाम में मेनली इन्वेस्टमेंट का अकाउंट पूछा जाता है, लेकिन सीधा मैं अकाउंट पर ले जाऊं तो तकलीफ हो जाएगी। मैं पहले आपको पूरा फ्लो जो है ट्रांजैक्शंस का समझाऊंगा, उसके बाद हम इमीडिएटली जो है कंट्रोल में आ जाएंगे चैप्टर के। जैसे कि जब छोटे बच्चे थे, जब नए नए क्लास में घुसे, देखा कॉमर्स लेना है, अरे अकाउंट्स नामक एक सब्जेक्ट होता है, तो पता चला देयर इज समथिंग कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अरे जर्नल है ये तो। जर्नल के बाद क्या होता था, लेजर होता था। लेजर के बाद क्या होता था, ट्रायल बैलेंस होता था। उसी प्रकार से यहां भी क्या करना है, पहले जर्नल एंट्री चलेगी, लेकिन जर्नल एंट्री ऐसा नहीं कि सीधा लिखवा कर मैं रट्टा लगवा दूं ना, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन बनाएंगे, एक प्रॉपर सिचुएशन यहां पर क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद हम इजीली बढ़ जाएंगे आगे। ये लीजिए जी, तो हम कह रहे हैं एक सिचुएशन बना लेते हैं। मिस्टर भल्ला हैज 3000, मैंने एग्जाम्पल पहले से बनाया हुआ अपने सामने। मिस्टर भल्ला हैज 3000 12% डिबेंचर्स ऑफ माहेशमती लिमिटेड एज ऑन 31st March 20, फुल स्टॉप। माहेशमती लिमिटेड pays interest, Maheshmati Limited pays interest on 30th September and 31st March। तो भल्ला जी के पास, भल्लाल देव के पास माहेशमती लिमिटेड के 3000 डिबेंचर हैं, 12% वाले डिबेंचर का कभी फेस वैल्यू ना बताओ, 100 रुपया एज्यूम करना है। 31 मार्च 20 की बात है, और कहते हैं माहेशमती लिमिटेड साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट की डेट्स बड़ी ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं, 30 सितंबर और 31 मार्च को। हम देखते हैं आगे इस एग्जाम्पल में क्या कुछ घटित हुआ। ये एक टाइमलाइन बना लेते हैं जी, समझिएगा ध्यान से। एक तो हमने कहा 1 अप्रैल 20 यानी कि 31 मार्च 20 मींस एज गुड एज 1 अप्रैल 20। भल्ला के पास इतने डिबेंचर हैं, इसने क्या किया, 1 जून 20 को, 1 जून 20 को बाहुबली परचेज्ड ऑल डिबेंचर्स फ्रॉम भल्ला एट ₹98। अगर ये एग्जाम्पल मेरे साथ साथ कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो सोचो एफआईबीएस कंप्लीट हो गया। सिर्फ छोटी मोटी बात रह जाएगी करने के लिए। बाहुबली ने सारे डिबेंचर भल्ला से परचेज कर लिए 1 जून 2020 को। उसके बाद ये डेट आई 30 सितंबर 2020। ये कौन सी डेट है, मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट 2 बार पे होता है साल में, 30 सितंबर और 31 मार्च का, मतलब 6 6 महीने का एक साथ इकट्ठा करके, तो ये इंटरेस्ट की डेट आ गई। उसके बाद मैं कहता हूं जी क्या हुआ, 31 दिसंबर 2020 को, 31 दिसंबर 2020 को
बाहुबली सोल्ड 2000 डिबेंचर, बाहुबली सोल्ड 2000 डिबेंचर टू कटप्पा एट रुपी 99, एट रुपी 99। और फाइनली इस तरह से 31 मार्च 2021 को पुत्र ये ईयर खत्म हो गया। इस तरह 31 मार्च 21 को ये ईयर खत्म हो गया। हमें क्या करना है, स्टेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ बाहुबली, स्टेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ बाहुबली। इस एक के अंदर पूरा आपका FIBS का कॉन्सेप्ट जो है पुत्र समाया हुआ है। आ जाओ, हमें किस किस चीज की बात करनी है। बाहुबली सबसे पहले पिक्चर में कब आया जी, बाहुबली पिक्चर में आया 1 जून 20 को, जहां पर इसने सबसे पहले परचेज किए। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन होगी 30 सितंबर 2020 की, जहां पर इंटरेस्ट वाली डेट आपके पास आ गई। उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन आपने इसमें से कुछ डिबेंचर सेल कर दिए कटप्पा को, उस दिन सेल की ट्रांजैक्शन। और फाइनली आ गई जी आपकी ईयर एंड की डेट 31 मार्च, जो कि फिर से कौन सी डेट बन रही है जी, इंटरेस्ट की डेट बन रही है। तो हमें इन सब एस्पेक्ट्स की बात करनी है, 1 2 3 4, तो एक एक करते हुए सारे पॉइंट्स उठाते हैं। सबसे पहले बात करें जी 1 जून 2020 की। सबसे पहले बात कर रहे हैं 1 जून 2020 की, ये लीजिए। नंबर 1, 1 जून 2020 जो कि परचेज की ट्रांजैक्शन थी। जो जो बच्चे लेक्चर में भाई सारे कैलकुलेटर अपना तैयार रखो, ये मत सोचना कि सर करेंगे कैलकुलेशन, सर तो करेंगे भाई। पेपर किसने देने जाना है, मैंने कि तुमने? तुमने परचेज की ट्रांजैक्शन जी, हाँ जी, बिल्कुल आराम से संयम से। 1 जून 2020 को बाहुबली ने परचेज किए भल्ला से डिबेंचर 98। तो ऑब्वियस सी बात है आप डिबेंचर के पैसे दोगे, आप कहोगे भाई जितने भी तेरे पास डिबेंचर थे मैंने ले लिए, मल्टीप्लाई भाई जो तेरा रेट है 98 के हिसाब से मैं दूंगा। लेकिन लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कहा 31 मार्च और 30 जून को इंटरेस्ट मिलता है। यहां पर 31 मार्च 2020 को कंपनी ने इंटरेस्ट दिया, को उस दिन ओनर कौन था, भल्ला देव था। भल्ला को मिल गया इंटरेस्ट। अब भल्ला को अगला इंटरेस्ट कब मिलना है, 30 सितंबर 2020 को भल्ला को इंटरेस्ट मिलता है 6 महीने का। लेकिन उससे पहले ही बीच में मैं आ गया और मैंने कहा 1 जून 2020 को ये डिबेंचर मुझे दे दे भल्ला, और भल्ला से मैंने खरीद लिए। अब कंपनी जब 30 सितंबर को इंटरेस्ट देगी तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, बड़ी सिंपल सी बात है इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट कंपनी देती है उस पर्सन को जिसका नाम ऑन द इंटरेस्ट डेट रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होता है, जिसका नाम रजिस्टर में लिखा होगा कंपनी के पास जो है। लेकिन उस दिन तो नाम बाहुबली का चढ़ चुका होगा, तो कंपनी आपकी सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट को हैंडल नहीं करती। कंपनी कहती यार ये तुम अपने आप देख लो। जब 1 जून 2020 को बाहुबली ने भल्ला से डिबेंचर खरीदे तो बाहुबली एक तो उसे डिबेंचर के पैसे देगा ही देगा, भल्ला साथ में कहेगा यार ये अप्रैल और मई का महीना, ये 2 महीने ऐसे हैं जिस दिन डिबेंचर मेरे पास थे, तो कायदे से इनका इंटरेस्ट जो बनता है वो मेरा बनता है। बाहुबली कहता अच्छा ठीक है ये 2 महीने का तेरा बनता है, तो भल्ला कहता ला भाई दे इंटरेस्ट। बाहुबली कहता अभी नहीं, 30 सितंबर को देगी ना कंपनी मेरे को, जब मेरे को पूरा मिलेगा ना इंटरेस्ट 6 महीने का, उसमें से तेरा जो 2 महीने का बनता है वो मैं तेरे को आकर दे जाऊंगा, उसमें से जो तेरा 2 महीने का बनता है वो मैं तेरे को आकर दे जाऊंगा। अब भल्ला कहता यार मैं तेरे ऊपर विश्वास कैसे करूं, बड़ी सिंपल सी बात है, आपने आज डिबेंचर अपने बेच दिए और सामने वाली पार्टी कह रही है आपको कि बाद में आकर तुम्हारा इंटरेस्ट का पैसा दे देगी, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा पैसा। तो भल्ला कहता भाई देख बात ऐसी है, जो मेरा 2 महीने का इंटरेस्ट बनता है ना, तू आज के आज ही मेरे को फ्री कर दे, तू आज के आज ही मेरे को फ्री कर दे, कंपनी जब तेरे को देगी तू रख लियो, मुझे आज के आज दे दे। बड़ी ही वैलिड लॉजिकल बात है। तो बाहुबली जब ट्रांजैक्शन कर रहा है परचेज की, तो वो 2 चीजों के लिए पैसा देगा। बाहुबली जब ट्रांजैक्शन करे तो वो 2 चीजों के दो चीजों के लिए पैसा देगा, एक तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी किसमें क्या है, डिबेंचर, और दूसरा इंटरेस्ट। तो यहां पर जो 2 महीने का इंटरेस्ट बनता है, यहां पर जो 2 महीने का इंटरेस्ट बनता है, दिस विल हैव टू बी गिवन बाय द बायर दैट इज बाहुबली टू द सेलर, जो कि कौन है,
बल्ला। आइए जी लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं परचेज की ट्रांजैक्शन। तो हम कह रहे हैं इस दिन जो बायर होता है, बायर पेज फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम लास्ट डे ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी। कंपनी ने जब आपको लास्ट इंटरेस्ट दिया था से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक, बड़ा ही आसान सा रूल है कि आपने इंटरेस्ट भी पे करना है। कौन सा, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे एग्जांपल में लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2020 से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि क्या है, 1 जून 2020। तो ये जो 2 महीने का इंटरेस्ट है ये भी आपको देना पड़ेगा। और ये बायर पे क्यों करता है, वाई डज द बायर पे, बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेलर, क्योंकि ये सेलर को बिलोंग करता है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेलर। ठीक है ना। अब यहां पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे केस में जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उत्तर जी, हमारे केस में जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है कितनी है, आपने 3,000 डिबेंचर सारे के सारे ले लिए। ये देखो मैंने लिखा था कितने डिबेंचर है भल्ले के पास, 3,000। बाहुबली ने सारे ले लिए, कितने रुपए पर खरीदा, क्वेश्चन कहते जी 98 पर। तो 3,000 इंटू 98, 3 8 24, 3 7 28 2,94,000 रुपए। साथ में मैंने क्या कहा, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एज वेल, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एज वेल। कितने समय का, 2 महीने का बनता है, 1 अप्रैल से लेकर 1 जून तक का। बच्चे कहते ठीक है सर 2,94,000 के ऊपर निकाल देते हैं। गलत, इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर होता है। आपने कितने डिबेंचर खरीदे, 3,000, एक डिबेंचर है 100 रुपए का, इंटरेस्ट रेट क्या रखा है मैंने, 12% का इंटरेस्ट रेट है पुत्र, 12% का। और कितने महीने का देना है, 2 महीने का, तो 2/12 हो गया जी, 2/12 हो गया पुत्र। आ जा भाई कैलकुलेटर इतने आ जा, 3,000 गुना 100 गुना 12% गुना 2/12, ये आ गया जी 6,000। तो आप टोटल पेमेंट कितनी कर रहे हो, टोटल पेमेंट कितनी है भाई, 3 लाख रुपए की। 2,94,000 तो 6,000, दिस इज द टोटल पेमेंट। तो जब बाहुबली ने पेमेंट करी, बाहुबली क्या एंट्री करेगा, बाहुबली कहेगा इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ माहेश्वती लिमिटेड। किसमें इन्वेस्ट किया, 12% डिबेंचर किसके, माहेश्वती कंपनी के, माहेश्वती लिमिटेड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर ऑफ माहेश्वती लिमिटेड अकाउंट। कितने रुपए दिए इन्वेस्टमेंट के नाम पे, तो 2,94,000 दिए ना। और बाकी मैंने किस नाम के दिए, इंटरेस्ट के। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट पुत्र 6,000। और पॉकेट से टोटल कितने पैसे गए हमारे, हम कहेंगे जी टू बैंक अकाउंट 3 लाख जी। ये लीजिए यहां तक हो गया। हमारी सबसे पहली चीज हो गई A1 पॉइंट, 1 जून 20 को परचेज की ट्रांजैक्शन थी। मैंने यहां पर 1 2 3 4 मार्क किए, जिसमें से पहली ट्रांजैक्शन हमने कर ली परचेज की। परचेज के वक्त आपने दो चीजों का पैसा दिया, एक तो इन्वेस्टमेंट के पैसे और दूसरा इंटरेस्ट का पैसा। इंटरेस्ट का पैसा कब से, पिछली डेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी ने पे किया था से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक, जो कि लॉजिकली इसका बनता है जो सेलर है। तो हमने उसको ये पैसा दे दिया और अपने यहां पर एंट्री कर ली। उसके बाद सेकंड पॉइंट आया जी 30 सितंबर 2020। नंबर 2 पॉइंट आ रहा है, डेट है 30 सितंबर 2020। और इस दिन कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, यहां इंटरेस्ट मिल रहा है हमें फ्रॉम द कंपनी। कंपनी ने
जो आपको इंटरेस्ट की डेट सेट की हुई है, देखो जी मैंने यहां पर लिखा था 30 सितंबर और 31 मार्च, कंपनी इन दो डेट्स पर इंटरेस्ट देगी। अगर आप कंपनी के पास जाओगे बीच में, जी मैं उसको बेच रहा हूं डिबेंचर, जरा इंटरेस्ट की सेटलमेंट करो, कंपनी कहती भाई जय माता दी, आपस में अपनी जैसे सेटल करनी है तो मैं कर लो। कंपनी कहती मैं तो जो सेट डेट्स हैं 30 सितंबर 31 मार्च, उन्हीं दो डेट्स पे तुम्हें इंटरेस्ट दूंगी। इंटरेस्ट किसको दूंगी? जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है, हम उसको पूरे 6 महीने का देंगे। कंपनी 6 महीने के अंतराल पे दे रही है, 30 सितंबर और 31 मार्च के बीच में गैप कितना हुआ? 6 महीने का। तो कंपनी कहती है हम पूरे 6 महीने का उसको देंगे जिस बंदे का नाम रजिस्टर में लिखा है। एंड हम देंगे किस पर? आपने 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू की चीज मार्केट से 15 लाख की खरीद ली, तो आपको 15 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा, आपको 1 लाख के ऊपर ही मिलेगा। तो कंपनी कहती है भाई हम तो इंटरेस्ट देंगे फेस वैल्यू पर, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन द फेस वैल्यू। तो जो इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन हमारी आ रही है, इंटरेस्ट की डेट जो ये हमारी आ रही है, इस दिन कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टर को। कंपनी इन्वेस्टर को उत्तर इंटरेस्ट देगी, कंपनी इन्वेस्टर को इंटरेस्ट देगी जी। कब से कब तक? कब से कब तक? पिछली डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके अब तक का इंटरेस्ट। फ्रॉम फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द करंट डेट ऑफ इंटरेस्ट। पिछली डेट कब थी? अब हम कहां खड़े हैं? 30 सितंबर, तो पिछली कब थी? 31 मार्च। पिछली कौन सी थी? 31 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 20 तक का हमें मिलेगा। हम क्या कहेंगे जी? ये देखिए, पहले कौन सा कलर थीम हमने रखा था? ठीक है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा 31 मार्च 20 से लेकर 30 सितंबर 20, यानी कि 6 महीने का। कितने किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? बाहुबली को मिलेगा। बाहुबली के पास है कितने डिबेंचर है? तूने सारे खरीदे तो 3000 डिबेंचर है तेरे पास। 3000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर, टोटल फेस वैल्यू की 3 लाख, 12% का इंटरेस्ट है और तुम्हें मिलेगा 6 महीने का। हाँ जी, 3 लाख के ऊपर 12% हो गया 36,000। 36,000 का आधा कर लो 6/12, कितना हो गया जी? 18,000 रुपए। तो बाहुबली क्या एंट्री करेगा? इंटरेस्ट मिल रहा है, ये कहेगा पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए टू उत्तर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000 रुपए। दूजी ट्रांजेक्शन भी होगी, इसी नाल बोलो भाई जय महेशमती, इस नाल बोलो जय महेशमती। ठीक है जी। अभी हम पूरे साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ईयर एंड पर जितना भी इंटरेस्ट होगा हमारा वो हमारे P&L के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा ईयर एंड पर। अभी नहीं करना, ईयर एंड पर करेंगे, ईयर एंड पर करेंगे। ये लीजिए आगे बढ़ गए, हम तीसरी ट्रांजेक्शन पर आ रहे हैं, हम तीसरी ट्रांजेक्शन पर आ रहे हैं। ये लीजिए जी नंबर 3। तीसरी ट्रांजैक्शन कब हुई थी हमारी? ये रही जी तीसरी, 31 दिसंबर 2020 को, जिस दिन बाहुबली ने 2000 डिबेंचर कटप्पा को बेच दिए थे। हम आ गए जी तीसरी ट्रांजैक्शन पर, 31/12/2020। ये है आपकी उत्तर जी सेल की ट्रांजैक्शन, सेल की ट्रांजैक्शन। अब जैसे ही मैं 31/12 को कटप्पा को बेचने गया, अब सेम चीज जो थोड़ी देर पहले भल्ला ने मुझे बोली थी, अब मैं कटप्पा को बोल रहा हूं। मैंने कहा यार मैं तेरे को 2000 डिबेंचर बेच रहा हूं, लेकिन इतने पीरियड तक तो ये मेरे पास थे, 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर, मैंने कहा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या 3 महीने हो गए, इस 3 महीने का इंटरेस्ट तो मुझे मिलना चाहिए। कटप्पा कहता हाँ जी साहब आपका ही बनता है। तो मैंने कहा लाओ दे दो। कहता जब कंपनी से मिलेगा तो दे दूंगा। मैंने भी ये कहा, मैंने कहा नहीं यार कंपनी से मिलेगा तू रख लियो, मेरे को तो अभी दे दे। पहले मैं एज अ परचेजर की पोजीशन में था, अब मैं एज अ सेलर की पोजीशन में हूं। तो जब मैं 31 दिसंबर को ये चीज बेचूंगा, अपने डिबेंचर बेचूंगा, तो मुझे दो चीजों का पैसा मिलेगा। एक तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसकी सेल वैल्यू मिलेगी, और दूसरा मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, एक मिनट जी सॉरी, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। सेम टू सेम बात जो मैंने यहां पर लिखी थी, ये देखिए हमने लिखा था बायर पेज फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट। अब मैं क्या कहूंगा? सेलर रिसीव्स क्या? सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सेम फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक।
तो ये हमें मिलेगा, ये लीजिए जी। हम क्या करते हैं, ठीक है, लिखेंगे पहले सेलर रिसीव्स ए पॉइंट, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पुत्र, सेलर रिसीव्स सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा, फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक, फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक, क्यों, बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेलर, सेम टू सेम बात जो मैंने ऊपर लिखी थी, बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेलर। अब कौन है सेलर, बाहुबली है, तो बाहुबली कहेगा भाई मेरे को दो चीजों के लिए पैसा दे दो, जिस तरह से हमने यहां पर निकाला था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट, सेम सेम वे में यहां पर निकालेंगे सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट, तो हम कहेंगे सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा पुत्र इंटरेस्ट। हाँ जी, क्या कहानी थी, बाहुबली ने 2000 डिबेंचर बेचे थे कटप्पा को 99 के हिसाब से, तो आपकी जो सेल वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, आप कहेंगे 2000 गुना 99, ये हो गया पुत्र 1,98,000, और इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट कितना, मैंने 2000 डिबेंचर बेचे, आप 3000 के ऊपर मत निकाले ना, जितने डिबेंचर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ उतनी इंटरेस्ट की सेटलमेंट अभी होगी, बाकी तो आपको कंपनी से मिल ही जाएगा ना। तो 2000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, 12%, और कब से कब तक का मिलेगा, कब से कब तक का मिलेगा, मैंने कहा था फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी थी, हमने यहां पर मेंशन किया था फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां पर भी हम मेंशन कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये ऐसा करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं जी, यहां पर आपको कौन सा इंटरेस्ट इनसे मिल रहा है, हम कह रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 20, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट थी 1 अप्रैल और डेट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है 30 जून 20। अभी लास्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी 30 सितंबर 20, और हमारी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है 31 दिसंबर 2020, तो 3 महीने हो गए पुत्र, इंटू 3/12, आ भाई कैलकुलेटर, 2000 इंटू 100 इंटू 12%, 24,000 इंटू 3/12 जी, आ गए 6000, ये आ गया पुत्र 6000, ये लीजिए टोटल कितना हो गया 2,04,000, ये लो मैंने यहां पर लिखा था जब परचेज किया टोटल पेमेंट वहां आई थी 3 लाख, यहां क्या है टोटल रिसिप्ट, आई विल से टोटल रिसिप्ट जी कितनी है 2,04,000 रुपए की रिसिप्ट होगी, और एंट्री करेगा बाहुबली अपनी बुक्स में, क्या कहेगा भाई बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आ गए टोटल 2,04,000, किसके नाम क्या है, एक तो आपको इन्वेस्टमेंट के नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट का नाम क्या था, टू इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ माहेश्मती लिमिटेड अकाउंट, इसके नाम के कितने हैं ये देखिए जी, इन्वेस्टमेंट के नाम के आपको आए 1,98,000 रुपी, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम के कितने हैं आपको 6,000 रुपए, तो टोटल मिलाकर 2,04,000 रुपए आई, एंट्री इस तरह से हो गई। जब हमने खरीदा था तो मैंने इंटरेस्ट दिया था, तो इंटरेस्ट डेबिट में है, शो कर रहा है कि खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट होता है। जब इंटरेस्ट मिला तो मेरी इनकम थी, मैंने क्रेडिट किया बैंक टू इंटरेस्ट, और अब भी मैंने सेल किया तो मुझे इंटरेस्ट मिला है, तब भी वो क्रेडिट ही हुआ है। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप सेल करोगे, जब आप सेल करोगे उस समय आपको यह भी देखने की यार इस सेल करने से मुझे कितना मुनाफा या कितना नुकसान हुआ, यानी कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, सो यू नीड टू कैलकुलेट एज वेल द प्रॉफिट और लॉस एंड टू पास द एंट्री फॉर द सेम। हालांकि इस प्रश्न में तो हमें दिक्कत नहीं दिख रही, ठीक है, पहले मैं नॉर्मल वे में निकलवाता हूं, ठीक है ना। इसमें हम कह रहे हैं देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ, यहां लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ उत्तर प्रॉफिट
और लॉस ऑन सेल। फॉर दिस यू नीड टू थिंग्स, एक चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक चाहिए सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम कह रहे हैं भाई आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, बचेगा सर 2,94,000। अरे भाई तुमने कितने बेचे, 2,000 डिबेंचर बेचे ना, तो 2,000 डिबेंचर की कॉस्ट चाहिए। जो 2,94,000 की कॉस्ट थी आपकी, वो 3,000 डिबेंचर की थी। ये देखो, जिसको याद नहीं है बता दूं, ये लिखा, ये आपने खरीदे थे 2,94,000 आई थी, 3,000 की कॉस्ट थी। तो 2,94,000 डिवाइड बाई 3,000 पर आ गई पर डिबेंचर, और मैंने कितने बेचे 2,000, तो आप 2,000 की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकाल लो। सिमिलरली हम 2,000 की ही सेल वैल्यू हमारे पास है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो हमने निकाली हुई है, इन्वेस्टमेंट की सेल वैल्यू ये रही 1,98,000। सो सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैगी पुत्र 1,98,000 ते परचेज वैल्यू हैगी है 1,96,000। क्या आपकी सेल वैल्यू ज्यादा है या कम है? सेल वैल्यू ज्यादा है, 198 है, जबकि कॉस्ट सिर्फ 1,96,000। तो भाई 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा बच रहा है मुझे, तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज नथिंग बट दी प्रॉफिट ऑन सेल विच आई कैन सी एज 2,000 रुपी। तो देर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रुपी 2,000, प्रॉफिट ऑन सेल 2,000 रुपी जी। और आप क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर ऑफ माहेश्मती लिमिटेड अकाउंट 2,000 टू पी एंड एल अकाउंट 2,000 जी। यहां तक आ जाइए मेरे साथ। हमने तीन एस्पेक्ट कर लिए, हम चौथी ट्रांजैक्शन पर हैं, चौथे पॉइंट पर हैं, जहां था इंटरेस्ट 31 मार्च 2021 को। सेम टू सेम जैसे ही किया था बिल्कुल इसी प्रकार से बन जाएगा हमारा। मैं कहूंगा नंबर 4, 31 मार्च 21, जिस दिन हमें मिलेगा जी इंटरेस्ट, जिस दिन हमें मिलेगा इंटरेस्ट, सेम टू सेम बिल्कुल यहां जो प्रिंसिपल यहां बताया था, कंपनी इन्वेस्टर को इंटरेस्ट देगी फ्रॉम द लास्ट डेट टिल द करंट डेट। लास्ट डेट कौन सी थी, कंपनी तो भाई 30 सितंबर को दे चुकी है, अभी 31 मार्च आ गई, तो कंपनी 6 महीने का आपको इंटरेस्ट देगी। कब से कब तक, हम कहेंगे 30 सितंबर 20 से लेकर पुत्र 31 मार्च 21 तक। इंटरेस्ट लेने से पहले ये याद कर लेना आपके पास है कितने डिबेंचर। बाहुबली ने 3,000 डिबेंचर खरीदे थे, अभी अभी 2,000 डिबेंचर कटप्पा को बेच दिया। भाई तेरे पास कितने रह गए बाहुबली जी, 1,000 डिबेंचर रह गए। तो 1,000 डिबेंचर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 12% का इंटरेस्ट है, और 6 महीने के लिए इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 1,00,000 का 12, 6,000, 6,000 का आधा हो गया जी 3,000 रुपए। तो आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000 रुपी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और मैंने क्या कहा था, लास्ट में क्या कर देना, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसे पी एंड एल में ट्रांसफर कर देना। तो नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पी एंड एल। जरा देखें आपका कहां कहां क्रेडिट हुआ। एक तो ये रहा क्रेडिट 3,000, कैलकुलेटर पे ऐड करते जाओ, जहां जहां इंटरेस्ट है वहां वहां देखना। ये 6,000, 3 और 6 हो गया 9,000, यहां मिला था 9 और 18 कितना हो गया 27,000, और 3,000, 6, 9, 9 और 18, 27, यहां कुछ गलती हो गई, 3,00,000 का 12, ठीक है। और यहां आपने दिया था 6,000 का, तो ये 6,000 माइनस हो जाएगा।
यहाँ गलती हुई है जी, ये था 6,000, 1 लाख का बारे में 12,000, 12,000 का आधा 6, ये हो गया 6,000, कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ जी, तो आपका ये 6,000 का खड़ा हो गया, 6 और 6 12, और यहां से मिला 18, 12 18 30,000, 30,000 में से ये वाला 6 आपका डेबिट था क्योंकि पे किया था, तो 30 में से 6 गया, नेट कितना रह गया? 24,000 रुपए। तो हम कहेंगे जी ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दीजिए। आप कहेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा डेस्टिनेशन है कहाँ? पी एंड एल अकाउंट में। तुम्हारा डेस्टिनेशन है पी एंड एल अकाउंट में, और इस प्रकार से ये पूरा फ्लो जो ट्रांजेक्शन्स का है वो पुत्र इस प्रकार से चलता है। अगर मैं सीधा सीधा एंट्रीज लिखवा देता आपको, वो भी बड़ा आसान था, हमारा इतना सारा टाइम बच जाता, लेकिन कहीं ना कहीं मन में टीस रह जाती कि यार हमारा एंट्री तो सीख ली लेकिन फ्लो नहीं साबित हुआ। तो फ्लो हमने कर लिया, अब आगे कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से चीजों को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया? अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स हो गया, कॉन्सेप्ट 3 FIBS अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, ये लिखिए जी आगे। जर्नल एंट्रीज कॉन्सेप्ट नंबर 4 FIBS जर्नल एंट्रीज जी। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एंड यहां लिख रहे हैं बेटा जर्नल एंट्री। लिखिए जी सीरियल नंबर 1, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब फॉर्मली हम सारी एंट्री लिख रहे हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तब आपने क्या एंट्री करनी? आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन उत्तर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन सी वैल्यू लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन सी वैल्यू लिखेंगे जी? कॉस्ट प्राइस। दैट इज एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में तो साफ ही दिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या लिखोगे? इंटरेस्ट का अमाउंट पुत्र, और बैंक में क्या लिखोगे? टोटल पेमेंट जितना भी आपने किया है। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कौन से अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट में जितने का आपने डिबेंचर, सिर्फ डिबेंचर की बात, सिर्फ डिबेंचर का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से लिखो, कहां? इंटरेस्ट वाले अकाउंट में, और जो टोटल किया वो दोनों बैंक में उठाकर डाल देने का। नंबर 2, जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तो क्या एंट्री करोगे? आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा आ रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को, और इन दोनों अकाउंट्स में ही इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है वही दोनों जगह आ जाएगा, यहां भी और यहां भी। नंबर 3, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पुत्र। जब इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो क्या होगा? पैसा आएगा जी हमारे पास। हम कहेंगे पुत्र बैंक अकाउंट डेबिट, हम कहेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक तो जो मैंने डिबेंचर बेचे, FIBS अपनी बेची उसका पैसा, और दूसरा हमें इंटरेस्ट का पैसा भी आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या आएगा जी? सेल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा आपका सेल वैल्यू, यानी कि एक्स इंटरेस्ट। सेल वैल्यू यानी कि एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट।
इंटरेस्ट वाले में तो साफ दिख ही रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट, और बैंक में क्या आ जाएगा, टोटल रिसिप्ट। बैंक में जितना टोटल पैसा आपको सेल की ट्रांजैक्शन में आया वो आपने बैंक अकाउंट में डाल देना। जब आप सेल करोगे तो देयर विल बी ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉस एज वेल। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपने क्या करना जी, प्रॉफिट है या लॉस है डिपेंडिंग अपॉन, अगर प्रॉफिट है तो एंट्री हो जाएगी, अगर पुत्र प्रॉफिट है तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। इफ देयर इज अ प्रॉफिट यू विल से इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, और अगर लॉस है तो आप कहेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब प्रॉफिट होता है तो पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट होता है, जब आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल तो आपका पी एंड एल क्रेडिट हो गया, पी एंड एल अकाउंट बनाओगे बाय इन्वेस्टमेंट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस प्रकार से। और अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा, तो पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट हो गया। नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पी एंड एल। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पी एंड एल, ब्रैकेट में लिखेंगे एट ईयर एंड। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पी एंड एल एट द ईयर एंड, जितना भी इंटरेस्ट आपने इकट्ठा किया लास्ट में पी एंड एल भेज दो। पी एंड एल में कहां जाता है, पी एंड एल क्रेडिट होता है जी, तो हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन पुत्र इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल अकाउंट। ये लीजिए जी, ये आपकी कुल मिलाकर सारे की सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं, लिख लीजिए यहां तक। ये लीजिए जी, अभी आपको दिखा होगा मैंने यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करी। जब हमने खरीदा तो मैंने बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या डालना, एक्स इंटरेस्ट। जब बेचा तो मैंने बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या डालना, एक्स इंटरेस्ट। अब ये एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, पहले फटाफट से इसको जरा सा समझ लेते हैं। लिखेंगे जी, लिखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 5, एफ आई बी एस एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शंस। एफ आई बी एस एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शंस। ये एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब है कि जो आपका सेल और परचेज का प्राइस है दैट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। नाम क्या है, एक्स इंटरेस्ट मींस आई एक्सक्लूड इंटरेस्ट, प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। लिखिए जी, लिखिए एक्स इंटरेस्ट का मतलब प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन, प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन डजंट इंक्लूड इंटरेस्ट, प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन डजंट इंक्लूड इंटरेस्ट। अगर आपकी ट्रांजेक्शन है परचेज की तो एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर आपकी ट्रांजैक्शन है सेल की तो एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन डजंट इंक्लूड, परचेज के केस में इट सिंपली मींस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और सेल के केस में अगर एक्स इंटरेस्ट पे दिया हुआ प्राइस की भाई ये हमारा एक्स इंटरेस्ट अमाउंट है, तो इसका मतलब सेल वैल्यू है। सीधा सीधा आपको वैल्यू ही बताई गई है। इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको करवा रहा हूं प्रश्न, आ जाइए मेरे साथ आ जाएंगे यहां पर, मेरे साथ आ जाएंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कॉन्सेप्ट नंबर लिखा है FIBS के एक्स इंटरेस्ट के लिए 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट नंबर 5, यहां पर आप देख रहे हो कुछ हायरार्की बनी हुई है, हर क्वेश्चन के सामने लिखा है कॉन्सेप्ट नंबर, रजिस्टर नंबर, पेज नंबर एक्सेट्रा। पहला लेक्चर है, अभी नया नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली आपका पहला ही रजिस्टर होगा। उस रजिस्टर में आपने क्या करना, हर नेम पेज की नंबरिंग कर लेनी आगे पीछे, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया था। और जो भी पेज नंबर है जिस पर आप ये क्वेश्चन करें वो आपने यहां पर लिख लेना, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, जब आप रिवीजन करोगे ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट नंबर, रजिस्टर नंबर, पेज नंबर लिख लेना। मान लो एग्जाम वाले डे पे आपने ये वाला क्वेश्चन देखना है, आप कहते हैं ये वाला क्वेश्चन टेढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जब आपने रजिस्टर नंबर और पेज नंबर भरा होगा, तो एग्जाम वाले डे पर रिवीजन के समय पर अपने को समय खराब नहीं करना, समय खोटी नहीं करना ढूंढते हुए कि यार ये कौन से रजिस्टर में कौन से पेज नंबर पर होगा ना, ऐसा नहीं करना। तो ये सारी टैगिंग साथ साथ करते जानी है। देखो रजिस्टर नंबर और पेज नंबर तो तुम्हें पता होगा, हर बच्चे का अलग होता है, तुम भरोगे, लेकिन जो जो क्वेश्चन करेंगे उसका जो भी कॉन्सेप्ट नंबर बनेगा वो कॉन्सेप्ट नंबर मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है जी प्रश्न नंबर 2, सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है प्रश्न नंबर 2, ये लीजिए जी, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। कहता जी पी लिमिटेड एक्वायर्स 2000 12% डिबेंचर ऑफ टी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल। इन्वेस्टर कौन है, पी लिमिटेड, किसके डिबेंचर है, टी लिमिटेड के। 2012% डिबेंचर 1 अप्रैल को आपने एक्वायर करे एट ₹95 उत्तर एक्स इंटरेस्ट पर। क्या दे दिया उसने, एक्स इंटरेस्ट। जैसे एक्स इंटरेस्ट देखा तो मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 5 अट्रैक्ट हो गया। क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट दे पुत्र जी फेस वैल्यू डिबेंचर थे ₹100 है, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। साल में 2 बार होता है, मतलब लास्ट टाइम कब दिया होगा। हमारी करंट डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2012। तो लास्ट डेट कौन सी गई होगी, 30 जून या 31 दिसंबर, 31 दिसंबर गई थी। उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, हम खड़े हैं 1 अप्रैल पर, तो 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। कहते जी अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2012, ए सर्टेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। हम साथ में एक जर्नल एंट्री भी एडिशनली पास करके दिखा देंगे। तो पी लिमिटेड ने खरीदे हैं टी लिमिटेड में डिबेंचर 1 अप्रैल को। क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बता दो। जैसे ही क्वेश्चन ने कहा भाई ये एक्स इंटरेस्ट है, जैसे ही क्वेश्चन ने कहा ये एक्स इंटरेस्ट है, इसका मतलब जो ये 95 दिया हुआ है ना, इट इज एज गुड एज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, और हमें सिर्फ इंटरेस्ट को कंप्यूट करना है अलग से। ये लीजिए आंसर नंबर 2 कर रहे हैं। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, डिबेंचर। कितने रुपए की है, क्वेश्चन ने बोला भाई आपने 2000 डिबेंचर खरीदे और ₹95 का एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। 2000 गुना 95, ये हो गया जी 1,90,000। हमने क्या कहा था, मैंने आपको क्या कहा था कि जो प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन है परचेज के केस में इट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपने जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर लिखा है ये क्या था हमारा, 2000 इंटू 95, ये प्राइस ही तो था ट्रांजेक्शन का, उसने खुद बोला ना 95। तो जो ट्रांजेक्शन का प्राइस है ना बेटा परचेज के केस में वही हमारी कॉस्ट है, हमें उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। यही हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वाज द प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरी चीज है जी इंटरेस्ट। आपने खरीदे हैं 2000 डिबेंचर, ₹100 का एक है, 3 महीने पे हो चुके हैं जब लास्ट इंटरेस्ट मिला था, और डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है 12%। 2 लाख रुपए का 12% हो गया 24,000। 24,000 इंटू 3/12 ये आ गया जी 6,000। तो आपकी तरफ से जो टोटल पेमेंट हुई है वो कितने की हुई, आपकी तरफ से अगर मैं कहना चाहूं तो जो टोटल पेमेंट आपने करी, पेमेंट वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुमने खरीदा है, टोटल पेमेंट तुमने करी है 1,90,000
6,000 रुपए की, अगर मैं ये कहूं कि भाई इस केस में जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, तो आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ टी लिमिटेड, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी, 1,90,000। आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ टी लिमिटेड अकाउंट 1,90,000। एंड उत्तर, यू पेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6,000 एंड आई पेड इन टोटल टू बैंक अकाउंट 1,96,000 जी। वी पेड अ टोटल ऑफ 1,96,000, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल जी। सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं जी इससे संबंधित, एक्स इंटरेस्ट में एक परचेज वाला किया, एक सेल वाला करा देता हूं। कौन सा क्वेश्चन रहेगा जी? क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, फिर से कॉन्सेप्ट नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्सेप्ट नंबर 5 कहता जी पी लिमिटेड सेल्स, इस बार आपने सेल किए 200 12% डिबेंचर ऑफ टी लिमिटेड ऑन 1 नवंबर एट ₹95 एक्स इंटरेस्ट। 200 डिबेंचर सेल किए 1 नवंबर को, और कहता जी एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट जैसे ही देखा मतलब मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन कहता है ब्रैकेट में जो भैया फेस वैल्यू डिबेंचर थी 100 रुपए, इंटरेस्ट 30 सितंबर और 31 मार्च को होता है। जैसे हमने देखा हमारी ट्रांजैक्शन डेट 1 नवंबर है, तो लास्ट इंटरेस्ट कौन सा गया होगा? 30 सितंबर का, तो बीच में एक ही महीना आया अक्टूबर। अब मैं सेल कर रहा हूं, तो जिसको सेल कर रहा हूं वो मुझे एक महीने का इंटरेस्ट भी देगा। क्वेश्चन कहता है अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2012, फाइंड आउट द एक्चुअल अमाउंट टू बी रिसीव्ड। आपको कुल मिलाकर कितना पैसा रिसीव होगा, और हम जर्नल एंट्री भी यहां पर करेंगे। मैंने क्या सिखाया था? अगर ट्रांजैक्शन का प्राइस ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट है, इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन की प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ट्रांजैक्शन की प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इंटरेस्ट अलग से है। तो आपको जो पैसा मिला है 200 इंटू 95, इट डिनोट्स द सेल वैल्यू प्योरली। तो जैसे हमने इस वाले प्रश्न में किया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, सेम टू सेम यहां करेंगे। हम कहेंगे जी आंसर नंबर 4, वी विल से पुत्र आंसर नंबर 4 सेल्स वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, और यही सेल वैल्यू क्या है? इट इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने 200 डिबेंचर बेचे, एक डिबेंचर है 95 का, तो 200 इंटू 95 जी कितना हो गया? 19,000 रुपये तो ये आ गए। और दूसरा इंटरेस्ट, दूसरा आपको मिलेगा जी इंटरेस्ट। 200 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का, 12% पूरे साल का रेट होता है, और हमारा एक ही महीना है बीच में फ्रॉम द लास्ट डे टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो 20,000, 20,000 का 12%, 2400, 2400 बटे 12 हो गया जी 200। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड जब मैंने सेल किया, हमें कितना पैसा मिला? 19,200 रुपए मुझे मिले हैं। और जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे भैया बैंक अकाउंट डेबिट 19,200 टू इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स ऑफ टी लिमिटेड। आपको डिवेंचर के लिए कितना पैसा मिला? 19,000। और इंटरेस्ट के लिए कितना पैसा मिला पुत्र? 200 रुपए टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये लीजिए, तो जब भी क्वेश्चन एक्स इंटरेस्ट की बात करेगा, एक्स इंटरेस्ट का मतलब यह है कि प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन अलग है और इंटरेस्ट आप अलग से निकाल सकते हैं। एक्स इंटरेस्ट सीख लिया, हम चलेंगे जी कम इंटरेस्ट पर। वी विल गो टू कम इंटरेस्ट जी। आइए तैयार हैं हम इसके लिए भी। मैं अपने यहाँ कॉन्सेप्ट निकाल लूं, मैंने पहले से ही सब चीज लिखकर रखी हुई है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 हो गया, हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिख रहे हैं जी, कम इंटरेस्ट। यहाँ क्या लिखा? FIBS एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन्स। कम ऑन गाइस,
इत्थे आगे जी कंसेप्ट नंबर 6 है, कौन सा 6 नंबर, क्या कहा कंसेप्ट नंबर 6 कह रहा FIBS कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शंस। अब तक सीखा एक्स इंटरेस्ट, हूं आ रहा है कम इंटरेस्ट जी। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि भैया आई कि भैया कि भैया ट्रांजैक्शन का जो प्राइस है ना उसके अंदर इंटरेस्ट द अमाउंट इंक्लूडेड है। जब भी किसी को बोलते हैं कम, कम मतलब वो वाला हिंदी वाला कम नहीं है, इंग्लिश वाला कम है। कम मींस इंक्लूड, कि जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है ना उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। मान लो मैंने किसी से इन्वेस्टमेंट खरीदी, मैंने कहा कितने रुपए की है, कह रहा 102 रुपए। मैंने कहा तो इंटरेस्ट के अलग से भी लेगा, कह रहा नहीं यार जितना है 102 दे दे, इंटरेस्ट अपने आप उसी के अंदर सेटल हो गया। मतलब जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है इंटरेस्ट भी उसी के अंदर ही है। अब भाई उसी के अंदर है, मुझे क्या लेना उसके अंदर है या नहीं है, क्योंकि जब एज एन इन्वेस्टर मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा, मैंने क्या कहा परचेज के वक्त मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट, और डेबिट में क्या आएगा एक्स इंटरेस्ट। ट्रांजैक्शन का प्राइस तो कम इंटरेस्ट है, तो मुझे क्या करना होगा उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हुए एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन आपको इन दोनों की वैल्यू मिलाकर दे रहा है, कम इंटरेस्ट का मतलब इन दोनों का कंबाइंड अमाउंट, अगर इन दोनों का कंबाइंड दे रहा हो तो आप ये थोड़ी जर्नल एंट्री पास ही नहीं करोगे, डेबिट में एक ही अकाउंट में सारा डाल दोगे, नहीं, हमें दोनों चीजों का अमाउंट अलग अलग डालना है। सो वी विल नीड टू कंप्यूट सेपरेटली द इंटरेस्ट। जो कम इंटरेस्ट प्राइस होगा, जो कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन है, उसमें से आप इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करेंगे तो आपके पास अपना एक्स इंटरेस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। सिमिलरली सेल के वक्त अगर वो कह रहे हैं कम इंटरेस्ट है, तो मतलब आपको टोटल अमाउंट बता रहे हैं, हमें उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हुए ये वाला वैल्यू निकालना है एक्स इंटरेस्ट, यानी कि जो सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर बेटा होती है। ठीक है, आइए 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 कॉन्सेप्ट नंबर 6 FIBS कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन पुत्र लिखिए, एक मिनट, सेम हम स्कीम रखेंगे अपनी। लिखिए प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन उत्तर, प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया। अब हमें यहां पर क्या करना है, परचेज और सेल। परचेज के टाइम आप क्या करोगे, आपको जो प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन दिया होगा उसके अंदर आप इंटरेस्ट वाला अमाउंट निकालेना, इंटरेस्ट पेड कितना है उसको माइनस करना, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, आपका इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है। और सेल के वक्त आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी जितना भी हमारा प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन है माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट, क्योंकि कम इंटरेस्ट है। मान लीजिए मैं एक पार्टी को बेच रहा हूं, मैंने कहा भाई देख 102 रुपए का तो बेचूंगा डिबेंचर, बाकी 10,000 रुपए इंटरेस्ट के लूंगा। कहता क्या कर रहा है तू, मेरे से ओवरऑल तू 103 रुपया ले ले पर डिबेंचर, बात खत्म कर, इसी में इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ट्रांजेक्शन ऐसे भी होती हैं। अब मैंने ले तो लिया, मेरे को एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। भाई इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट डालूं कितना, तो मुझे तो अलग करना पड़ेगा ना अपने पर्पस के लिए। तो जो मेरी ट्रांजेक्शन का प्राइस था 103 रुपए के हिसाब से, उसमें से हम इंटरेस्ट जितना रिसीव हुआ उसको माइनस कर लेंगे कंप्यूट करके, जो बैलेंस रह जाएगा दैट इज उत्तर सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये लीजिए, लिखिए इसे, फिर प्रश्न करवाता हूं आपको इससे, सो दैट ये एक्स और कम का सारा चक्कर खत्म हो जाएगा।
FIBS के केस में हमेशा जब भी आएगा क्वेश्चन, अगर साइलेंट है तो आपने एक्स इंटरेस्ट ही मानना है हमेशा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बताता, आपने एक्स इंटरेस्ट ही मानना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कॉन्सेप्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्ट नंबर 6 पुत्र कहता है जी, पी लिमिटेड एक्वायर्स 2012% डिबेंचर्स ऑफ टी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2012 एट 105 कम इंटरेस्ट। 105 कम इंटरेस्ट, जैसे कम इंटरेस्ट बोला, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 6 अट्रैक्ट हो गया। कहता डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। आप खड़े हैं 1 अप्रैल 12 को, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 जून को, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर से लेकर 1 अप्रैल तक, जैन फेब और मार्च 3 महीने हो गए बेटा। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूं, क्वेश्चन ने बोला ना पी लिमिटेड एक्वायर्स, खरीदने वाली ट्रांजेक्शन है, तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और वो जो इंटरेस्ट है वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि यहां पर लिखा है कम इंटरेस्ट है। क्वेश्चन कहते हैं अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, एसर्टेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर। जो अमाउंट है आपकी ट्रांजैक्शन का 105, इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड हैं, कॉस्ट भी और इंटरेस्ट भी, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। ठीक है ना। आइए जी करते हैं, तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हल किया जाए। ए लीजिए पुत्र, आप आ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 ते उत्तर ते पुत्र। हम कहेंगे इसमें आपका जो प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन है 2000 डिबेंचर खरीदे आपने, एक डिबेंचर 105 रुपए का है कम इंटरेस्ट, 2,10,000 हो गए टोटल। मैंने क्या सिखाया था पुत्र, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लेना, बिकॉज इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन हम कर सकते हैं, कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। ओए रुक जाओ, ओए आप कहेंगे माइनस कर दो इंटरेस्ट, कैसे आएगा जी? 2000 डिबेंचर हैं, क्वेश्चन ने कहा भाई 100 रुपए की फेस वैल्यू होती है, रेट ऑफ डिबेंचर है पुत्र 12% का, रेट ऑफ डिबेंचर है पुत्र 12% का, और लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30, 30 नहीं, कौन सी, 31 दिसंबर, और अब हमें 1 अप्रैल, तो 3 महीने का। हम कहेंगे जी 3/12, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया। तो मैंने इंटरेस्ट कितना दिया? 2 लाख का ऊपर 12, 24,000, 24,000 इंटू 3, 72, 72 बटे 12, 6,000 रुपए का मैंने दिया है इंटरेस्ट। तो ये आपका आ गया जी, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। कितना हो गया? 2,04,000। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। जब क्वेश्चन कह रहे हैं कि कम इंटरेस्ट प्राइस है, उस कम इंटरेस्ट का मतलब है कि वो टोटल अमाउंट है, जितना आपने पे किया उसी के अंदर इंटरेस्ट है और उसी के अंदर कॉस्ट है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, जब मुझे एंट्री करनी होगी किसके डिबेंचर? टी लिमिटेड के। हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन उत्तर जी 12% डिबेंचर्स ऑफ टी लिमिटेड अकाउंट। कितने रुपए आपने दिए? 2,04,000। आप कहेंगे पुत्र इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना दिया? 6,000। और ये दिया जी टू बैंक, कुल मिलाकर 2,10,000। तो जब क्वेश्चन कम इंटरेस्ट प्राइस बोल रहा है, कम इंटरेस्ट का मतलब है कि भैया क्वेश्चन ये 2,10,000 बता रहा था, हमें उसमें से कॉस्ट यानी कि 2,04,000 को अलग करना था, और जो इंटरेस्ट है उसको अलग करते हुए लिखना है। शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें कोई संदेह ना हो किसी को जी। ये पहला प्रश्न हमने किया। इसके बाद एक और प्रश्न है, वो भी आपको करवाऊंगा, यहां तक देख लीजिए पहले। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है जिसको करने से कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए जी। क्वेश्चन कहता पी लिमिटेड सेल्स, अब हम सेल कर रहे हैं कितने? 2,000
12% डिबेंचर ऑफ टी लिमिटेड ऑन 1 सितंबर 2012 एट ₹105 कम इंटरेस्ट। ठीक है भाई, 105 रुपए का कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट मतलब 6 नंबर कॉन्सेप्ट। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कहता है जी 100 रुपए, तुम्हें पता है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30 जून 31 दिसंबर। आप खड़े 1 सितंबर को, तो लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा, जून या दिसंबर? जून में। 30 जून को हुआ था। 30 जून से लेकर 1 सितंबर के बीच में कौन कौन से महीने आ गए? एक तो आ गया जी आपका जुलाई और दूसरा आ गया अगस्त। तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी मुझे मिलेगा। मैं सेल कर रहा हूं तो 2 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। कहता है जी अकाउंट्स क्लोज ऑन 31 दिसंबर, फाइंड आउट द एक्चुअल अमाउंट टू बी रिसीव्ड। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा क्या करना है। अभी उसकी आवश्यकता नहीं। कहता जी फाइंड आउट द एक्चुअल अमाउंट टू बी रिसीव्ड। तो हम क्या करेंगे, जैसे करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन को खोल देंगे। अब जब मैंने बेचा तो मैंने पार्टी को बोला तू 105 दे दे, इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब उसके अंदर है। मतलब मुझे टोटल पेमेंट कितनी आई, 2000 डिबेंचर गुना 105, 2,10,000 रुपए टोटल आए। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करूंगा, कितना मिला, तो बाकी क्या बन जाएगा, सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर की। डिबेंचर का प्राइस कितना मिला मुझे, टोटल तो समझ आ गया 2,10,000, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट भी तो है। जब मैं एंट्री करूंगा, मैं कहूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक का अमाउंट तो मिल गया मुझे 2,10,000, लेकिन इंटरेस्ट में कितना जाएगा और डिबेंचर में कितना जाएगा, उसके लिए हमें अलग से कंप्यूटेशन पुत्र पहले करनी होगी। ये लीजिए जी आंसर नंबर 3। हाँ जी, आपका जो प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन है, प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन 2000 डिबेंचर बेचे हैं, एक डिबेंचर बेचा 105 रुपए का, 2,10,000 है मेरा प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन। प्राइस क्या है, कम इंटरेस्ट वाला। तो हम कहेंगे भैया जी इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो। इंटरेस्ट कैसे आएगा, 2000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का, 12% का रेट, और 30 जून को लास्ट इंटरेस्ट मिला था से लेकर 1 सितंबर तक 2 महीने हो जाते हैं। 2 लाख का 12% हो गया जी 24,000। 24 इंटू 2 48/12 4,000। 4,000 रुपए का इंटरेस्ट है बेटा। तो मेरी जो सेल वैल्यू बनती है इज इक्वल टू सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितनी है, 2,06,000 रुपए। सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर है पुत्र 2,06,000 रुपए। आप जब एंट्री करेंगे, आप कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2,06,000 टू इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ टी लिमिटेड। आपको डिबेंचर्स के लिए कितना पैसा आया जी, हमने अभी कंप्यूट किया, 2 लाख, सॉरी, आपको टोटल पैसा कितना आया था, 2,10,000, जिसमें से डिबेंचर्स के लिए कितना पैसा आया पुत्र, 2,06,000 का, और बाकी का किस लिए आया, इंटरेस्ट के लिए। तो आप कहेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उत्तर जी 4,000। और अगर कोई नरेशन लिखनी है, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जब भी नरेशन की बात आती है, बस इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा देखना चाहता है जो बीइंग से शुरू हो जाए ब्रैकेट के अंदर और खत्म कभी भी हो जाए। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जब खरीदते हो बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इतनी सी कहानी है जी, इतनी सी कहानी है, पहुंच जाइए यहां तक। जो लो भाई, जो भी हो गए। तो जब बेसिक अपना स्ट्रांग होगा ना, क्वेश्चन आएगा हम धड़ से कर सकेंगे और उसमें डाउट नहीं आएगा। तो हमने ये कितनी सारी पढ़ाई करी आज, और सारी पढ़ाई में हमने बेसिक सीखा। इन्वेस्टमेंट का मतलब सीख लिया हमने, कहा क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ पीरियड ऑफ मैच्योरिटी एंड ऑन द बेस ऑफ इनकम। हमने कहा हमारे चैप्टर के लिए जो ऑन द बेस ऑफ इनकम वाली क्लासिफिकेशन है ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। एफआईबीएस है, वीआईबीएस, तो हमने एफआईबीएस को शुरुआत की। एफआईबीएस का पूरा ट्रांजेक्शन का फ्लो समझने के लिए एग्जांपल बनाया हमने।
ठीक है ना। और उसमें परचेज की ट्रांजैक्शन कैसे होती है, इंटरेस्ट कैसे मिलता है, सेल की ट्रांजैक्शन होती है, जब सेल होती है तो प्रॉफिट लॉस कंप्यूट होता है, फिर इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन, लास्ट में इंटरेस्ट पीएनएल में चला जाता है, सीखा। फिर हमने सारी जर्नल एंट्री जो सीखी थी उनको एक जगह पर कंसोलिडेट कर लिया, बिकॉज एग्जाम टाइम पर आपको इसी तरह से चीजें अगर होंगी आपके पास तो बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 5 हमने एक्स इंटरेस्ट का मतलब सीखा, और सिर्फ सीखा नहीं, हमने उसको अप्लाई भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 किया, और उसके बाद कम इंटरेस्ट का मतलब सीख लिया कि क्या होता है, और उससे संबंधित भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। ठीक है ना। जब एक ही चीज अपने पास रहेगी ना बेटा, स्कैटर्ड नहीं रहेगी, तो बड़ा आसान होगा पढ़ना, बड़ा आसान होगा। मैं भी बड़े आराम से कर सकता हूँ, 2-3 किताबें खोलकर सब में से दिखा देता हूँ, लेकिन समझ तो आ जाएगा। कंफ्यूजन ऐसी होगी कि एग्जाम डे पर आपके पास कोई सोर्स ही नहीं होगा पढ़ने के लिए। आप सोचोगे कभी मॉड्यूल से पढ़ लूं, अरे सर ने ना आरटीपी भी दिखाए थे, करे वहां से पढ़ लूं, नहीं। तो इसलिए किताब है, किताब के अंदर सब कुछ है, बताया था। चैप्टर्स की बुक अलग है, एएस की बुक अलग है। चैप्टर्स की बुक का नाम है द ब्लेसिंग, एडवांस अकाउंट द ब्लेसिंग। एएस की बुक का नाम है एएस रागा। और साथ में जो मैं क्लास में आपको लिखवा रहा हूं, ये सबसे सर्वोपरि चीज हो गई, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसको नोट्स को मेरे साथ साथ अच्छे से बनाते जाना। ये मत सोचना कि यार ये तो छोटे क्वेश्चन है या इसको थोड़ी मैं लिखूंगा। ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं भैया, ये अपने लिए नहीं लिख रहा। अगर मैंने कम इंटरेस्ट का मतलब लिखा है कि प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसे नोट करना है आपको। एग्जाम में रिवीजन में जब पढ़ोगे, अभी तो लग रहा है समझ आ गया, जब इतने सारे सब्जेक्ट इकट्ठे हो जाएंगे, जब समय कम होगा, तो चीजें याद नहीं आएंगी, लिखी होंगी तो याद रहेंगी। ठीक है ना। और लेक्चर को बार बार ओपन नहीं करके देखना। तो बच्चा सोचता है मल्टीपल व्यू है, मैं तो लेक्चर को बार बार खोल के देख लूंगा। बेटा ये ना लंगर कितना होता है, बस ये लग रहा है अच्छा फ्री है, ला भैया और पा दे, चाहे बाद में लूज मोशन हो जाए, चाहे बाद में तबीयत खराब हो जाए। ओ यार, देने को हम क्या दे देते हैं, अनलिमिटेड व्यूज। मेरे को पता है ऐसा कलेश मचेगा, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, नोट्स ही नहीं बढ़ाएगा, बार बार लेक्चर खोल के देखता रहेगा। तो ऐसी आदत नहीं डालनी है, नोट्स अच्छे से साथ साथ मेरे बनाते जाओ। इसीलिए मैं भी बहुत अच्छे से क्लास में लिखवाता हूं, कोई ऐसा रफ्वर्क की तरह नहीं लिख रहा, सो दैट आप साथ साथ अच्छे से करते जाएं बेटा। ठीक है, चलो आओ एक चीज और सिखाता हूं आपको, छोटी सी, एक छोटी सी चीज और है, वो भी अभी कर लेंगे। आ जाओ, कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7, FIBS इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। मैं FIBS क्यों लिखता जा रहा हूं, क्योंकि अब हम FIBS कर रहे हैं, तो उससे संबंधित ये कॉन्सेप्ट है। जब एक बार FIBS खत्म हो जाएगा, फिर VIBS स्टार्ट होगा, वेरिएबल इनकम बिगिनिंग स्क्रिप्ट, तो वहां पर VIBS लिखकर जो है दर्शाएंगे चीजों को। कॉन्सेप्ट नंबर 7, FIBS इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जी। क्या मतलब है इसका, जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो या बेचते हो, मतलब एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसमें हो सकता है कुछ और एक्सपेंसेस जो हैं अटैच हैं, उनको हम बोलते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। यूजुअली ब्रोकरेज या कमीशन एप्लीकेबल होता है। तो जब आप ब्रोकरेज या कमीशन, सिंपल सी बात है, आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए मैंने लिखा हेडिंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो उनका क्या करना है, जब आप खरीद रहे हो, जो परचेज की ट्रांजैक्शन है, तो हमारा जो इंसिडेंटल एक्सपेंस है वो खर्चा ही तो है। तो मैं कह रहा हूं मैंने 2 लाख रुपए की चीज परचेज करी, लेकिन ब्रोकर 5,000 रुपए की कमीशन ले गया, तो मेरी पॉकेट से टोटल कितना पैसा गया, 2,05,000। सिमिलरली जब मैं सेल कर रहा हूं, मान लो मैंने सेल किया 2 लाख का, ब्रोकर 5,000 ले गया, तो मेरे तक नेट वैल्यू कितनी आई, 1,95,000। तो हमें इंसिडेंटल एक्सपेंस की ट्रीटमेंट भी समझनी है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो भी आपको बता देते हैं। लिखिए जी, FIBS इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंस नॉर्मली बेटा दो टाइप के होते हैं, इट कैन बी द स्टैंप ड्यूटी और इट कैन बी इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। स्टैंप ड्यूटी के नीचे लिखेंगे computed on the computed on the face value of security, computed on the face value of security। और कमीशन ब्रोकरेज में लिखेंगे computed on the प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन, ब्रैकेट में लिखिए वेदर
एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। हाँ जी, हम क्या कह रहे हैं, आपके इंसिडेंटल एक्सपेंस दो टाइप के हो सकते हैं, स्टैंप ड्यूटी या कमीशन ब्रोकरेज। नॉर्मली कमीशन और ब्रोकरेज वाला पॉइंट आता है, अगर कमीशन होगा तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि ये आपका कमीशन का परसेंटेज है, उस परसेंटेज को किस पर लगाना, प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन पर। आपने ये नहीं देखना कि यार जो प्राइस है वो एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है तो उसको एक्स इंटरेस्ट में बदल लू ना, जो भी प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन है आपने उसके ऊपर लगा देना, बात खत्म। जो स्टैंप ड्यूटी है वो फेस वैल्यू पर कंप्यूट होती है। स्टैंप ड्यूटी इज नॉट ऑन द प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज ऑन द फेस वैल्यू। जनरल रूल ये चलता है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन कई बार आपको खुद का कुछ लिख कर दे दे। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कमीशन आपने पे किया ब्रोकर को 2% नॉट ऑन द प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑन द फेस वैल्यू, तो वहां पर लड़ना नहीं है। नहीं नहीं राहुल सर ने तो कहा था ट्रांजैक्शन प्राइस पर। अरे भाई अगर क्वेश्चन कह रहा है कुछ करने के लिए तो क्वेश्चन का कहा मान लेना, लड़ना नहीं है वहां पर क्वेश्चन के साथ। ईगो हर्ट नहीं करनी इंस्टीट्यूट दी पुत्र। आओ जरा लिखो नोट। क्वेश्चन में स्पेसिफाई to calculate these expenses on any other value than written above। अगर क्वेश्चन कहेगा कि किसी और वैल्यू पर निकालो तो भाई उस पर निकाल लेना। अब बात आती है इसकी ट्रीटमेंट की। अब बात आती है जी ट्रीटमेंट ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ट्रीटमेंट ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ट्रीटमेंट ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। लिखिए जी। परचेज ट्रांजैक्शन, सेल ट्रांजैक्शन। परचेज ट्रांजैक्शन में क्या करना, टू बी एडेड, टू बी एडेड टू कंप्यूट, टू बी एडेड उत्तर टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज की अगर ट्रांजैक्शन होगी तो इसको ऐड कर देना, टू बी एडेड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और सेल ट्रांजैक्शन होगी तो लिख लो जी टू बी डिडक्टेड, टू बी पुत्र डिडक्टेड टू कंप्यूट, टू बी डिडक्टेड टू कंप्यूट द सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज के वक्त इंसिडेंटल एक्सपेंस को ऐड कर देना बेटा, और सेल के वक्त क्या करना, इनको माइनस कर देना। परचेज के टाइम ऐड क्यों करेंगे, सो दैट मेरे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ सके, और सेल के टाइम माइनस क्यों करेंगे, सो दैट मेरे पास नेट सेल वैल्यू आ सके। ठीक है जी। बहुत सारी बातें करी आज के लेक्चर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, एफआईबीएस की ऑलमोस्ट सारी चीज कर ली, सिर्फ एक चीज रहेगी लेजर अकाउंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मिलेंगे लेजर अकाउंट का कॉन्सेप्ट पहले आपको सिखा दूंगा कैसे बनते हैं, और फिर जितने भी प्रश्न है उसके कर लेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है बाय चांस, नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा, 100% मिलेगा। एफआईबीएस के जो भी क्वेश्चन होंगे दो तीन, वो सारे होमवर्क मिल जाएंगे। अभी दिखा देता हूं,
हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने, क्वेश्चन नंबर 6 में बनाने और क्वेश्चन नंबर 7 में बनाने, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं। उसके बाद ये आ जाएगा आपका अभ्यासी का वाला पार्ट। अभ्यासी का मतलब ये आपके टेस्ट वाले क्वेश्चन होंगे। तो कल आपको मिलेगा होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 13 भी मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 14 भी मिलेगा। ये 2 प्रश्न रहेंगे और अगर हमारी VIBA स्टार्ट होगी, जो मुझे लगता है कि शायद हम कर पाएंगे स्टार्ट, अगर हमने सही से मतलब समय पर खत्म कर दिया तो हम स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर VIBA स्टार्ट हो गया तो 1-2 क्वेश्चन उसका भी होमवर्क मिलेगा। और जब होमवर्क मिलेगा आपको करके आना ही होगा, कोई और ऑप्शन पुत्र तो अड्डे कॉल नहीं हैगी है, मैं कोई होमवर्क का आंसर देते ही नहीं हैगे। हाँ जी। हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं 3 फास्ट ट्रैक एक दिन में कैसे करूंगा? कैसे करूंगा मतलब? वो तो तुम्हें करना है, वो तो तुम करोगे ना बेटा। सर डेली लाइव आएंगे या फिर अब नेक्स्ट गूगल ड्राइव से पढ़ना है जी, इसका निर्णय ले लिया जाएगा। मेरे ख्याल से एक और लेक्चर चाहिए तो हम इसको यूट्यूब पर कर लेंगे, सारे बच्चे साथ साथ पढ़ लेंगे। टाइमिंग सेम रहेगा, फिर भी मैं इसका यूट्यूब सेशन बनाकर जो है यूट्यूब लिंक बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सारे बच्चे टेलीग्राम पर कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब करके रखो और यूट्यूब चैनल को भी पुत्र सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो बल्ले बल्ले, इफ पॉसिबल सारा क्लास लाइव प्रोवाइड कर दीजिए बिहाफ ऑफ रिकॉर्डेड। अच्छा, सारा क्लास लाइव दे दो? क्या बहुत डिमांडिंग हो रहे हो? कोई बात नहीं, ट्राई कर लेंगे, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं जितने बच्चे बैठे हैं साथ में सबने शुरू से अंत तक जो इस लेक्चर को कर लिया होगा एंड अच्छे से ये सारी चीजें कर ली होंगी जो भी मैंने आपको सिखाई हैं। तो इसी तरह से डे बाय डे जो है हम अपने सिलेबस को खींचकर आगे बढ़ाते रहेंगे। एंड इट्स माय प्रॉमिस, कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया हो, एडवांस अकाउंट लिया है, कॉस्ट लिया है या FMSM लिया या कोई लिया नहीं है, अभी सोच रहे हैं लेने के लिए कि यार क्या दूसरा सब्जेक्ट भी फिर से ले लो, तो भाई 100% यू कैन गो हेड। द बेस्ट क्वालिटी यू विल गेट, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे कंटेंट हो कि कितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, हर तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड तैयारी आपकी करवा दूंगा। ये 100% मेरा प्रॉमिस है जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अगला लेक्चर भी लाइव लेंगे, चिंता नहीं है वो तो। अगर बाई चांस किसी का मिस हो गया ये वाला लेक्चर, जिन्होंने क्लास ली हुई, तो गूगल ड्राइव पर डाल देंगे हम आज रात को ही, आज रात तक ही। थोड़ा सा इनमें जो भी रहता है थोड़ा साइज रिड्यूस वगैरह करके वगैरह सब करके जो है जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं इसमें, उसके बाद जो है हम आपका डाल देंगे ये भी गूगल ड्राइव पर, सो दैट अगर आपका मिस हो गया तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो समाप्ति करते हैं आज के लेक्चर की। सर लाइव में कॉन्स्टेंसी होती है प्लीज सर इफ पॉसिबल। ठीक है पुत्र, कंसिस्टेंसी तेरे में बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेट मी चेक ऑल द सिस्टम्स एंड ऑल, जो होगा तो कर देंगे, कोई गल नहीं। ठीक है जी, चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त, मुलाकात आपसे करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।